Hello everyone, my name is Yash Punya, and in this video we are looking at the solutions of all the problems from the round 1079. आपका डिवीजन टू का ये जो हमारे पास राउंड हुआ है अभी अभी जो हमारे पास है 11th ऑफ फेब में हमारे पास जो कॉन्टेस्ट हुआ है इसका डिवीजन टू के हिसाब से हम सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे। डिवीजन वन के हिसाब से आप यहाँ पे स्टार्टिंग की 5 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में मैं आपको पॉइंट करके भी बताऊँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे पढ़ा चुका हूँ। जैसे कि एफ वाली प्रॉब्लम का और ई वाली प्रॉब्लम का जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे पढ़ा चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और आगे करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो अगर आपको आपके रेलिवेंट कुछ कंटेंट मिलता है तो। हाँ, वरना यार इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, काफी डिटेल में सारी चीजों को देखेंगे। एंड अगेन यार आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड बाकी आप फर्स्ट अपनी प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें बोला गया है विच इज फ्रेंडली नंबर्स। So for an integer x, we call another integer y friendly. In the following condition holds that y minus dy is equals to x, where dy is the sum of the digits of y. ठीक है, फॉर किसी एक पर्टिकुलर इंटीजर x के लिए हम y को फ्रेंडली बोलते हैं अगर ये इक्वेशन हमारी होल्ड करती है, विच इज सिंपली y माइनस d of y is equals to x, where d of y is the sum of the digits of that particular number. For a given integer x, determine how many friendly numbers it has. किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन नंबर x के लिए हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसके कितने फ्रेंडली नंबर्स हमारे पास हो सकते हैं। तो मैं फास्ट ही इसका सॉल्यूशन करते हैं यार। जो इजी प्रॉब्लम्स है उनका फास्ट देखेंगे, बाकी जैसे जैसे हमारे प्रॉब्लम्स का डिफिकल्टी बढ़ती रहेगी हम उसे और उतनी डिटेल में हम देखते रहेंगे। सो टी टेस्ट केसेस है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 10⁹ तक जा सकती है। तो देखते हैं यार, अगर हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, दैट y माइनस डी ऑफ y इज इक्वल्स टू x, और हमें नंबर ऑफ y कैलकुलेट करना है। तो y इज इक्वल्स टू x प्लस डी ऑफ y करके देख लेते हैं। मतलब y की वैल्यू कितनी रेंज में हमारे पास जा सकती है हम वो यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यार अगर मुझे इस तरह से कैलकुलेट करनी हुई y की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। पर यहाँ पे हम ऑप्टिमली इसी तरीके से देख सकते हैं कि यार ये इक्वेशन मेरे पास हो रही है, और यहाँ पर अगर हम वर्स्ट केस की भी बात करते हैं तो मेरे पास क्या कंडीशन हो सकती है कि यार मेरे अगर x की वैल्यू 10⁹ जा रही है तो y की वैल्यू भी उसके आसपास ही होगी फ्रेंडली होने के लिए, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स तो ज्यादा होने वाले नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल y की वैल्यू भी मेरे पास 10⁹ के आसपास ही, मतलब कुछ उसके अराउंड मेरे पास होती है, एक वर्स्ट केस सिनेरियो की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो डी ऑफ वाई हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 10 डिजिट्स है सबके, हमारे पास मतलब 9 डिजिट्स है, 10 डिजिट्स तक हमारे पास जा रही है। तो डी ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 90 तक जा सकती है। एक वर्स्ट केस सिनेरियो में मेरी डी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, 90 तक ही जा सकती है। तो मैं ये वाली जो मेरी विंडो है, क्या विंडो मेरे पास x प्लस वन से x प्लस 90 वाली जो विंडो है, मेरे y की वैल्यू यहीं पे एग्जिस्ट करेगी। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ब्रूट फोर्स कर लूंगा इन सारे सॉल्यूशंस के हिसाब से, जहां पर भी मतलब कि हम x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि x प्लस वन से x प्लस डी वाई तक जाएंगे। डी वाई की वैल्यू हमने ब्रूट फोर्स से देख ली कि यार 90 तक में मेरे पास एक सॉल्यूशन इजीली वहां पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी उसकी वैल्यू 90 रह सकती है। आप सेफ रहने के लिए 100 200 रख लेना, पर 90 में वो एक्सेप्ट हो रहा है इजीली, और क्यों हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड बाकी y की वैल्यू हम उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, और जो भी हमारे पास y की वैल्यू होगी सिंपल हम वहाँ पे ब्रूट फोर्स कर लेंगे। तो सिंपल हम एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिख लेंगे जिसमें कि हम x की वैल्यू को प्लस वन से 90 तक जाएंगे। इस विंडो में हम अपनी y की वैल्यू को कैलकुलेट करके देख लेंगे हर एक x की वैल्यू के हिसाब से। हाँ, सो सिंपली हमारे पास सॉल्यूशन होने वाला है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। एक बार मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ। कोड सी प्लस प्लस में, अगेन जावा पाइथन आप इजीली फॉलो कर पाएंगे, कांस्टेंट हेडर्स वगैरह हमारे पास आते हैं। दिस इज द सम फंक्शन जो कि आपका डिजिट सम कैलकुलेट करने में हमारे पास मदद करेगा। सिंपल फंक्शन हमारे पास है। सॉल्यूशन फंक्शन में हमने x की वैल्यू को रीड किया, काउंट की वैल्यू अभी हमारे पास 0 है। हमने y की वैल्यू को x प्लस वन से स्टार्ट किया, y की वैल्यू x प्लस 90 तक हम लिमिट कर रहे हैं, प्लस प्लस हम y कर रहे हैं। अगर y माइनस सम ऑफ y की वैल्यू x के इक्वल है तो हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। बहुत ही सिंपल, हमारे पास इस सॉल्यूशन में हमारा आंसर आ जाएगा। एंड फाइनली अपने आंसर को काउंट को हम प्रिंट कर देंगे। मेन फंक्शन में हमारे पास पास इनपुट आउटपुट है, टी टेस्ट केसेस हमने रीड किया, सॉल्व फंक्शन को कॉल किया। तो इस विंडो को कॉल करने का यहाँ पे बस एक छोटी सी ट्रिक थी हमारे पास, क्योंकि डी ऑफ वाई हमारे पास थे तो डिजिट्स ऑफ ऑल द नंबर्स हमारे पास ज्यादा बड़ी तो वैसे भी नहीं जाती है। तो सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास इसीलिए हमें समझ में आ जाती है। तो यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। ए प्रॉब्लम हमने जल्दी से सॉल्व की, इजी प्रॉब्लम थी। बी की तरफ चलते हैं, फिर बी सी डी ई वन ई टू एफ सारी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देयर इज बी प्रॉब्लम। बी में हमारे पास क्या बोला गया, विच इज एरे एंड परम्यूटेशन।
Given a permutation P of length n and an array A of length n, आई एम कंसिडरिंग कि आपको परम्यूटेशन का यहाँ पे मतलब पता होगा, सीधी सी बात है। अगर n इज इक्वल टू 3 के परम्यूटेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें 1 2 3 के ही हमारे पास नंबर्स होंगे, किसी भी ऑर्डर में मेरे पास हो सकता है, कोई भी रिपीटेशंस नहीं होगी, हमेशा आइडेंटिफाई मेरे पास नंबर्स होंगे 2 1 3 कुछ भी हो सकता है। एक परम्यूटेशन 3 3 1 मेरे पास वो परम्यूटेशन नहीं होगा कि यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है या आप बोल सकते हो 2 यहाँ पे नहीं आया, तो इस तरह का हमारे पास परम्यूटेशन नहीं होता है। सो हमारे पास पी परम्यूटेशन दिया हुआ है, एक परम्यूटेशन और एक ए हमारे पास एरे दिया हुआ है, दोनों की लेंथ हमारे पास एन है। वी कॉल द परम्यूटेशन पी जनरेटिंग फॉर द एरे ए इफ द एरे ए कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द परम्यूटेशन by applying some number of operation, possibly zero of the following types. Choose an index I and perform one of the two replacements. हम अपने परम्यूटेशन ए को बनाना चाहते हैं अपने एरे से। वी कॉल द परम्यूटेशन पी जनरेटिंग फॉर द एरे ए, और हम ये वाला काम यहाँ पे करना चाहते हैं कि इफ द एरे ए कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द परम्यूटेशन बी, जो हमारा परम्यूटेशन पी है उससे हम अपने पर्टिकुलर एरे ए को यहाँ पे बनाना चाहते हैं। किस तरीके से हम बनाना चाहते हैं, कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करके। किस तरीके से हमारे पास ऑपरेशन है कि ए ऑफ आई की वैल्यू हमने ए ऑफ आई प्लस वन के इक्वल कर दी, या फिर ए ऑफ आई प्लस वन की वैल्यू ए ऑफ आई के इक्वल कर दी। मतलब कि आपके सीरीज की बात की आपके पास लेफ्ट और राइट कुछ वैल्यूज थी, या तो हमने उसे लेफ्ट लेफ्ट कर दिया या फिर हमने उसे राइट राइट कर दिया, मतलब कि इस तरीके से हमने चेंज कर दी, या तो हमने लेफ्ट की तरफ चेंजेस कर दिए या हमने राइट की तरफ चेंज कर दिए। तो इस तरीके से हमने अपने नेबर को चेंज किया। In other words, in one operation, you can choose two adjacent elements of the array and copy the values of one into another. सीधी सी बात है, हम किसी दो adjacent elements को choose करेंगे और किसी की भी वैल्यू दूसरे में हम क्या कॉपी कर देंगे। You are required to report whether the permutation P is generating for the array A. मतलब कि हम उस permutation P से अपने particular array A को generate कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें बस ये यहाँ पे बताना होगा इस particular problem में। हाँ, सो देख लेते हैं यार, इनपुट में हमारे पास टी टेस्ट केसेस है, एन की वैल्यू 10⁵ तक है, पी और हमारे पास परम्यूटेशन दिया गया है और एरे दिया गया है। एरे के एलिमेंट्स में हमारे पास क्या है, रिपीटेशंस हो सकती हैं, हमारे पास चेंजेस हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास है। टेस्ट केसेस हमारे पास है, सारी चीज़ें हम देखते हैं और सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम सीधा। एक सिंपल प्रॉब्लम हमारे पास, जल्दी सब सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास परम्यूटेशन है एंड परम्यूटेशन में मेरे पास कोई भी नंबर हो सकता है, 1 3 2 फोर, एक फोर लेंथ के परम्यूटेशन की हमें आप बात करते हैं। एरे है मेरे पास, एरे में मेरे पास क्या है, क्या है वहाँ पे नंबर्स मेरे पास रिपीट हो सकते हैं, मेरे पास कुछ इस तरह का मेरे पास एरे हो सकता है, रिपीटेशन मेरे पास हो सकते हैं। और अगर मुझे यहाँ पे जनरेट करने की बारी आई कि यार मैं किस तरीके से इस पर्टिकुलर नंबर को जनरेट करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, यार मैं इस एडजेसेंट नंबर को कर देता हूँ 1 3 3 4, ये मेरे पास हो गया। फिर मैं इसे दोबारा से स्प्रेड कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया मेरे पास 1 3 3 3 हो गया। और मैं फिर इन्हें स्प्रेड कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो गया 1 1 एंड 3 3 हो गया। तो इस तरीके से मैं अपने पी वाले एरे से अपने एरे ए को बना लिया मैंने यहाँ पे। तो आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की होगी कि यार मैं अपने नेबर में, जो भी मेरे नेबर है उसमें मैं स्प्रेड कर रहा हूँ। आई एम स्प्रेडिंग लाइक एन इन्फेक्शन, जैसे आपके पास वो बीएफएस वगैरह में हमारे प्रॉब्लम्स होती थी, क्या वो रोटन रोटन टमाटोज वाली जैसी होती थी कि हम अपने इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहे हैं और हम अपने नेबर्स में अपने पर्टिकुलर इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं। और इस तरीके से हम अपने किसी भी परम्यूटेशन से अपने एरे ए को बना सकते हैं। पर यहाँ पर हमें सिर्फ येस और नो में आंसर करना है। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमें पास आता है तो हम देखते हैं कि यार वो इम्पॉसिबल कंडीशन कब हो सकती है, कि वो कौन सी कंडीशन हो सकती है जब मेरा आंसर नो होगा कि यार अब तो मैं कभी भी नहीं बना सकता हूँ। तो ऐसा होने के लिए यार सीधी सी बात यहाँ पे हमारे पास एक चीज समझ में आती है कि क्योंकि मैं सिर्फ अपने नेबर्स में स्प्रेड कर सकता हूँ, तो क्योंकि मेरे एरे में कंटीन्यूअस सीक्वेंस है, उसमें डुप्लीकेशन है, उसमें रिपीटेशन है, और मैं अपने परम्यूटेशन को रिपीट कर देना चाहता हूँ। पर अगर मेरे पास कोई भी नंबर्स लाइक ओवरलैपिंग नंबर्स हो, मतलब कि अगर मेरा परम्यूटेशन फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से होता, 1 2 3 4 मेरे पास कुछ होता, हाँ, तो भी हम सिंपल अपना क्या है 1 1 कर देते, 3 3 कर देते, 3 को हम लेफ्ट में राइट में परम्यूट वो स्प्रेड कर देते, 1 को इधर कर देते, तो ये वाला काम भी हमारे पास हो सकता था। हमने देखा कि अगर कोई बीच में भी आ जाता है तो उससे भी कुछ हमारे पास फर्क नहीं पड़ता है। हम 1 और 3 को यहाँ पे स्प्रेड करना चाह रहे हैं। कब वो नहीं हो पाएगा कि यार अगर मेरा 3 पहले आ जाए और मेरे पास कुछ परम्यूटेशन इस तरह का हो जाए, अब मैं इस वाले पर्टिकुलर एरे को कभी भी नहीं बना पाऊंगा। क्यों मैं नहीं बना पाऊंगा, कि मैं 1 को इस तरफ किसी भी कंडीशन में नहीं ले पाऊंगा, लेके आ पाऊंगा, या 3 को मैं कभी भी इस तरफ नहीं लेके आ पाऊंगा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशंस में मेरे पास आंसर हमेशा नो होगा। कब आंसर मेरे पास हमेशा नो होगा, कि अगर मेरा जो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसेस है वो मेरे पास चेंज हो जाता, तो मेरे पास आंसर नो होगा। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका है यार, मेरे पास एरे ए जो था
113 था। अब क्योंकि मुझे सीक्वेंस ही अपने चेक करना है अपने परम्यूटेशन के हिसाब से, अगर मेरे पास 3214 है इसके हिसाब से तो मेरे पास गलती आएगा। हो सकता है मेरे पास परम्यूटेशन क्या है 1234, हम इस तरीके से ले लेते हैं जहाँ पे हमारे पास आंसर आए। तो हम एक नया एरे बना लेते हैं बी, जिसमें कि हमारे पास सिर्फ आपके डुप्लीकेट एलिमेंट्स ना हो, सिर्फ हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट्स हो, क्योंकि हम हर एक ब्लॉक, इसे हम क्या एक ब्लॉक बोल सकते हैं, इसे हम एक ब्लॉक बोल सकते हैं। और अभी इन ब्लॉक के हिसाब से हम उनके पोजीशन को चेक करना चाहते हैं अपने परम्यूटेशन पी में। अगर उनके परम्यूटेशन पी में उनका सीक्वेंस सही आ रहा है तो हम अपने क्या है आगे बढ़ जाएंगे और अपने क्या है उसमें यस प्रिंट कर देंगे। तो हम सिंपल जो हमने एक नया एरे बी बनाया है उसके हर एलिमेंट के सीक्वेंस को चेक कर लेंगे अपने परम्यूटेशन पी में। अगर उसके सीक्वेंस का ऑर्डर अगर सही होता है, सेम होता है, तो बस हमारा आंसर ये हम प्रिंट कर देंगे, वरना आंसर हमारा नो होगा। क्यों हमारा आंसर नो होगा? क्योंकि हम ये जंप वाला काम नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में कि हमारा 1 इधर आ जाए या 3 इधर चला जाए। बीच में कोई भी एलिमेंट आ गया वो मैंने आपको बता दिया हो सकता है, वरना अगर कोई एलिमेंट नहीं आता तो हम इजीली स्प्लिट कर ही पाएंगे। हमें स्प्लिट करके नहीं बताना, हमें सिर्फ यस और नो में बताना है। तो नो कब होगा वो हमने देखा कि यार जब भी ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसेस चेंज हो रहे हैं, मतलब कि एक्स वाई हमें बनाना था पर हमारे पास परम्यूटेशन में वाई और एक्स है, तो हमारे पास कभी भी ये चीज नहीं हो पाएगी। सो बस इनके सीक्वेंसेस को चेक करेंगे, आप तो फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। बाकी आप कोड देख लेते हैं, सी प्लस प्लस में कोड है हमारा। कॉन्स्टेंट हेडर्स वगैरह हमारे पास, सॉल्व फंक्शन एन की वैल्यू हमने रीड की, पोजीशंस आपकी जो है ऑर्डर की वो सारी हमने यहाँ पे लिए। किसी भी एक पर्टिकुलर एक्स की क्या पोजीशन है, पोजीशन को हमने यहाँ पे स्टोर किया है। आपके हमने ए वेक्टर को यहाँ पे रीड किया है। आपका फिर जो आपका बी वेक्टर था वो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। आपके पास परम्यूटेशन वो सारी चीजें हमने यहाँ पे रीड किया जो भी हमारे पास इनपुट में था। सिंपल उसके बाद हमने बी वाला जो एरे था उसमें सिर्फ हमने यूनिक एलिमेंट्स को यहाँ पे स्टोर किया है, क्योंकि हम अपने सिर्फ ब्लॉक्स के सीक्वेंसेस को चेक करना चाहते हैं। आज सिंपली बस हमने इस वाले लूप में उसे सीक्वेंस को चेक किया। आप पॉज करके खुद से देख सकते हो, सिंपली हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन से अगर वो ओके होता है तो हम यस प्रिंट कर देंगे, वरना हम नो प्रिंट कर देंगे। मेन फंक्शन में पास इनपुट आउटपुट टी टेस्ट केसेस हमने रीड किए, सॉल्यूशन को कॉल किया। That's the simple solution for this particular problem. इंट्यूशन बस यही था कि हमें वो ब्लॉक साइजेस देख पाए, हम अपने ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसेस को देख पाए। काफी एक सिंपल ही प्रॉब्लम था। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सारी प्रॉब्लम्स के लेवल बढ़ते चले जाएंगे, काफी अच्छे लेवल्स की हमारे पास प्रॉब्लम होती चली जाएंगी। सो आई विल लाइक जस्ट सजेस्ट यू गाइस कि आप पूरी वीडियो को देखिएगा, प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कीजिएगा। आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप अपनी प्रॉब्लम सी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay, let's see you in the problem number C. So let's start with the problem number C, which is game with a fraction. काफी एक अच्छी प्रॉब्लम है, गेमिंग वाली प्रॉब्लम है, गेम्स वाली प्रॉब्लम है। सो देखते हैं कैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। सो एलिस एंड बॉब हैव टू इंटीजर्स पी एंड क्यू एंड दे आर प्लेइंग अ गेम विद दीज नंबर्स। ठीक है, एलिस और बॉब है, दोनों के पास दो इंटीजर्स है पी एंड क्यू, उनके साथ वो कुछ गेम खेल रहे हैं। द प्लेयर्स टेक टर्न्स विद एलिस गोइंग फर्स्ट। एलिस जब फर्स्ट जाता है ऑन देयर टर्न अ प्लेयर कैन डू वन ऑफ द टू एक्शंस। Decrease p by 1, the action is possible if p is greater than 0, and decrease q by 1, the action is possible if q is greater than 1। ठीक है, उनके पास सिर्फ दो इंटीजर्स थे p और q, और वो उनकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब -1 कर सकता है। p की वैल्यू को तब तक कर सकते हैं जब तक कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, q की वैल्यू को तब तक कर सकते हैं जब तक कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। एंड द गेम एंड्स व्हेन p is equals to 0 and q equals to 1। हाँ ओके, सो मतलब कि जब मेरे पास p की वैल्यू 0 हो जाती है एंड q की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा गेम वहाँ पे एंड कर जाता है। So Bob wins if at any point during the game the fraction p by q is equal to in the value the fraction 2 by 3, otherwise Alice wins। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बॉब की एक विनिंग कंडीशन दी गई है। एलिस आपका नॉर्मली जीत रहा है कि अगर हम इस पर्टिकुलर पोजीशन 0-1 पे आ जाते हैं तो एलिस विन करता है, वरना बॉब के लिए एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पे है। वो स्पेशल कंडीशन क्या है कि यार जो मेरा फ्रैक्शन है पी बाई क्यू की अगर वैल्यू कभी भी 2/3 मेरे पास हो जाती है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉब जीत जाता है। सो द गिवन इनिशियल वैल्यूज पी एंड क्यू डिटरमाइन द विनर ऑफ द गेम। हमारे पास पी और क्यू की इनिशियल वैल्यूज दी जाएंगी, उसके बाद हमें एक विनर यहाँ पे डिटरमाइन करना होगा गेम का। टेस्ट केसेस है, पी और क्यू की वैल्यू हमारे पास दी गई है, 10 to the power 18 तक हमारे पास वैल्यू जा सकती है, तो काफी बड़ी हमारे पास वैल्यू है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें यहाँ पे निकालना होगा। फॉर ईच इनपुट केस आउटपुट एलिस जीतता है और वरना बॉब जीतता है, जो भी वहाँ पे जीतता है। फर्स्ट केस टेस्ट केस में तो आप देख ही सकते हो 4/6 और अपने आप ही 2/3 हो जाता है, तो बॉब वहाँ पे ऑटोमेटिकली जीत जाता है। अगेन 10/14, 15/15। सो मैं आपको हर एक टेस्ट केस यहाँ पे नहीं बता दूं, बस हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यार
मेरे पास एक फ्रैक्शन है पी बाई क्यू और हम उन दोनों फ्रैक्शंस की वैल्यू को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम पी को -1 करेंगे एंड हम क्यू को -1 करेंगे और हमारे पास फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो 0,1 हमारे पास हो जानी चाहिए पी और क्यू की वैल्यू के हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम में जब हमारे पास दो इंटीजर वैल्यूज है, हम उनकी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या वो सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम इन चीजों को एक थोड़ा सा और किस तरीके से हम देख सकते हैं, वही हमारी किस तरीके से इंट्यूशन यहाँ पे बिल्ड हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास एलिस जो है वो तो नॉर्मली जीत ही रहा है। हम वो कंडीशंस पे ध्यान देते हैं कि यार बॉब किस कंडीशन पे जीत सकता है। मतलब कि हम जब भी हम गेम वाले ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस पे देखते हैं, तो हम यही चीजें देखते हैं कि कब हमारे पास फोर्स किया जा सकता है कोई पर्टिकुलर मूव। कि मेरे पास जो एलिस है वो बॉब को फोर्स का किस तरीके, मतलब कि आपके पास कुछ विनिंग कंडीशन है, हम एक ऐसी विनिंग कंडीशन में पहुंचते हैं कि उसके बाद जो प्लेयर है वो नेक्स्ट प्लेयर को, सेकंड प्लेयर को फोर्स कराता है लूजिंग कंडीशन को खेलने के लिए, जिससे कि उसके हमेशा एक विनिंग कंडीशन रहे। तो मतलब हम एक ऐसी स्टेट पे ज्यादा पहुंच जाना चाहते हैं जहां पर कि एक पर्टिकुलर प्लेयर हमेशा जीते और एक पर्टिकुलर प्लेयर हमेशा लूज करे। तो हमारे इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, गेमिंग वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, इसमें हमारे पास जो इंट्यूशन होता है वो यही होता है कि यार मैं उन स्टेट्स को आइडेंटिफाई कर लूँ। स्टेट्स कुछ भी हो सकती है यार, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है, पर कुछ ऐसी स्टेट्स हमारे पास हो जाती है जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो हमेशा लूजिंग कंडीशन में होगा, एक पर्टिकुलर प्लेयर हमेशा विनिंग कंडीशन में होगा। तो वही चीज़ है हमारे पास है। अब एलिस तो नॉर्मली जीत ही रहा है कि वो 0,1 वाली पोजीशन पे पहुंचा दे पी और क्यू को, तो वो जीत जाएगा। पर बॉब के जीतने के लिए हमारे पास पी बाई क्यू की वैल्यू 2/3 होनी चाहिए, मतलब कि 3p इज इक्वल्स टू 2q हमारे पास होना चाहिए। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो को, इस पर्टिकुलर पूरी चीज़ को अगर मैं विजुअलाइज़ करने की कोशिश करूँ, तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे पास क्या होगा कि यार मैं एक 2D ग्रिड का यहाँ पे हेल्प ले लेता हूँ। एक 2D ग्रिड, एक मैथमेटिकल ग्राफ का यहाँ पे, एक 2D ग्राफ का हम यहाँ पे यूज़ ले सकते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं? क्योंकि यार P और Q की 2 ही वैल्यूज़ है, मैं X और Y इन्हें मान सकता हूँ और मैं एक अपनी ग्रिड बना लेता हूँ। अपना 2D एक ग्राफ बना लेता हूँ जिसमें मेरे पास x एक्सेस पे p हो जाएगा, q मेरा y एक्सेस पे हो जाएगा और मेरी विनिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे 0,0, यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 एंड 1 2 1 2 3 4 इस तरीके से मैं चल रहा हूँ और 0,1 जो मेरे पास कंडीशन है, मतलब कि इस वाले पॉइंट पे अगर मैं आ जाता हूँ तो मेरे पास क्या एलिस जीत जाता है वरना बॉब जीत जाएगा। और अगर मैं इस 2D ग्रिड की बात करूँ तो यहाँ पे मैं कैसे स्टेट्स को डिफाइन कर सकता हूँ, मैं इसीलिए यहाँ पे इस वाले ग्रिड में यहाँ पे आया हूँ। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को और देखो तो फिर q इज इक्वल्स टू सिंपली 3/2p एंड q इज इक्वल्स टू सिंपली 1.5 p। तो ये क्या है, एक मेरी लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन जो जीरो से पास कर रही होगी, बट 1.5 तो थोड़ा सा डायगोनल से ऊपर मेरे पास होगी। सिंपल मैथमेटिक्स वगैरह जो हम 11 12 में पढ़ते हैं, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। बाकी मैं आपको ग्राफ वगैरह से भी दिखाता हूँ और उसके हिसाब से हम अपने टेस्ट केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आप इस इंट्यूशन तक आए होंगे। बाकी यार मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है, सिंपल ग्राफ में दो लाइन है यहाँ पे। फर्स्ट वाली मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यूज अ डिफरेंट पेन फॉर दिस, ब्लू, ब्लू इसको। सो ये जो मेरे पास है, दिस इज पी एंड दिस इज सिंपली क्यू। मेरे पास एक्स और वाई एक्सेस हमारे पास इस तरीके से है। ये जो मेरे पास पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद मैं जीत जाता हूँ क्योंकि ये मेरा क्या है, 0,1 वाला मेरे पास पॉइंट है, जीरो एक्सेस एंड वाई एक्सेस पे मैं क्या 1 पॉइंट ऊपर जाता हूँ। अब ये वाली जो मेरे पास इक्वेशन है जो कि रेड लाइन है, दिस इज सिंपली इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू 1.5 पी। ये मेरे पास एक इक्वेशन है और ये जो सेकंड मेरे पास इक्वेशन है, दिस इज क्यू इज इक्वल्स टू पी। हम इसे डायगोनल भी बोल देते हैं। मतलब कि इस पर्टिकुलर ग्राफ का मेरे पास डायगोनल हुआ और ये मेरे पास क्या हुआ, एक बैड लाइन। तो बैड लाइन का मतलब कि एलिस के लिए बैड लाइन है, अगर इस पर्टिकुलर लाइन पे मैं आ जाता हूँ तो बॉब जीत जाएगा। मतलब कि अब सीधी सी बात, क्यों हम इस ग्राफ पे आए, क्यों हम इन लाइन के इक्वेशंस पे आए, क्योंकि मेरे पास दो इंटीजर्स थे पी और क्यू और मैं फोर्स कराना चाहता था दूसरे प्लेयर के विनिंग कंडीशंस को, दूसरे प्लेयर के लूजिंग कंडीशन को, उन चीजों पे हम जाना चाहते थे। तो कभी भी बॉब मेरा कब जीत जाएगा कि अगर मैं कभी भी इस पर्टिकुलर बैड लाइन पे किसी भी वैल्यू पे मैं आ जाता हूँ तो मेरा क्या, बॉब वहां पे ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। और सीधी सी बात, यहाँ पे हम एक और चीज समझ सकते हैं यार, जो मेरे पी और क्यू की वैल्यू है, क्योंकि पी और क्यू की जो वैल्यूज है मेरे पास हमेशा इंटीजर पॉइंट से मेरे पास होने वाली है, तो वो सारी चीजें हमें समझ में आती है क्योंकि मैं सिर्फ p-1 कर सकता हूँ, क्यू माइनस वन कर सकता हूँ एंड पी बाई क्यू की हम यहाँ पे वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं इस पूरे ग्राफ को देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि मैं सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट के यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 रीजन्स दिख रहे हैं।
तीन रीजन्स किस तरीके से हो सकते हैं यार, ये तो मेरे पास एक फर्स्ट रीजन हुआ, ये मेरे पास सेकंड रीजन हुआ, एंड ये मेरे पास क्या हुआ, थर्ड रीजन हुआ। तो इन सारे रीजन्स में अलग अलग रीजन्स पे देखते हैं कि किस पर्टिकुलर रीजन में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल सी रह जाती है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन है, और हम उस स्टार्टिंग पोजीशन पे फर्स्ट वाले अपने क्या ग्राफ में होता है, मतलब कि फर्स्ट वाले रीजन में होता है, तो वहां पे कौन जीतेगा। तो आप फॉर एग्जांपल कहीं पे भी आप हो सकते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हुए या कहीं पे भी हुए, तो एलिस क्योंकि फर्स्ट टर्न लेगा, तो एलिस क्या है, इस फ्रैक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अब इस एलिस जो है एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, तो पी बाई क्यू की वैल्यू मेरे पास आ रही है। और पी माइनस, सीधी सी बात है, अगर मैं पी माइनस वन कर रहा हूँ तो इस ग्राफ में मैं क्या है, लेफ्ट जा रहा हूँ। और जब मैं क्यू माइनस वन कर रहा हूँ तो मैं इस ग्राफ पे क्या है, डाउन जा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, या तो मैं लेफ्ट जा सकता हूँ या मैं डाउन जा सकता हूँ, किसी भी एक पर्टिकुलर सेल से मैं सिर्फ ये दो मूव से यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। और अगर जब मैं फर्स्ट वाले रीजन में हूँ तो मेरी बैड लाइन ऑलरेडी बहुत ऊपर है। बहुत मैथमेटिकली मैं आपको यहाँ पे क्या है, प्रूफ्स वगैरह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, आई होप आप समझ सकते हो। मैं आपको बस यहाँ पे एक इंट्यूशन दे देना चाहता हूँ। अगर आप बहुत मैथमेटिकल प्रूफ्स देखना चाहते हो, आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हो, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको इक्वेशंस दे दूंगा। वरना आप खुद से ही ट्राई करोगे तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। वरना हम सिर्फ प्रॉब्लम को देख के, सिर्फ ग्राफ को देख के हम सारी चीजें समझ जाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा ग्राफ कंस्ट्रक्ट करके आपको चीजें दिखाई है। हम यहाँ पे किसी भी रीजन में हो, क्योंकि एलएस जो है वो इस पूरे ग्राफ को क्या कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या करेगा, आप कुछ भी कर ले, बॉब कुछ भी करे, वो हमेशा आपके क्यू माइनस वन करता रहेगा, मतलब कि वो हमेशा डाउन जाता रहेगा। क्योंकि वो डाउन जाता रहेगा तो पी बाई क्यू की वैल्यू क्या है, हमेशा बड़ी रहेगी। और हमेशा वो बड़ी रहेगी तो वो कभी भी इस बैड लाइन पे नहीं जा पाएगा, वो हमेशा फोर्स करेगा कि वो डाउन जाए, डाउन जाए, डाउन जाए। और क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही फ्रैक्शन को कंट्रोल कर रहा है, तो एलिस ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा जीतेगा। वो क्या करेगा, वो किसी भी एक पॉइंट पे पी कोमा वन पे आ जाएगा, क्यू माइनस माइनस करता हुआ। और यहाँ से सिंपल हमारे पास कुछ रह ही नहीं जाता, क्योंकि आप वन को आप डिक्रीज ही नहीं कर सकते, और आपको पी को डिक्रीज करना पड़ेगा, और फाइनली आप पी की वैल्यू को जीरो करोगे। एलिस और बॉब यहाँ पे फोर्स्ड हो जाएगा, मतलब बॉब जो है वो फोर्स हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमेशा एलिस विन करेगा। क्यों करेगा वो मैंने आपको बताया, किसी भी पोजीशन पे वो हमेशा डाउनवर्ड मूव को फोर्स करेगा, क्योंकि वो कंट्रोल करना है फ्रैक्शन को, क्योंकि वो स्टार्ट कर रहा है। सो वो हमेशा डाउनवर्ड मूव करके और वो फिर पी की तरफ क्या है, फाइनली मूव कर जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजन में मेरे पास वैल्यू स्टार्ट होती है, तो हमेशा एलिस यहाँ पे जीतेगा। अब यहीं पे हम समझ सकते हैं कि यार जो मेरा सेकेंड वाला ये रीजन है, थर्ड वाला रीजन है, इस वाले थर्ड वाले रीजन में भी हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि अब पी बाई क्यू की वैल्यू है, और हम यहाँ पे किसी भी मूव पे ऊपर है। अब क्योंकि मैं सिर्फ डाउन आ सकता हूँ, और या फिर मैं लेफ्ट आ सकता हूँ, तो हमेशा अब यहाँ पे एल एस क्योंकि कंट्रोल करता है, तो वो हमेशा लेफ्ट को कंट्रोल करेगा, क्योंकि वो लेफ्ट आता रहे, हम किसी भी तरीके से लेफ्ट 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 होते रहे, और हम कभी भी क्या है, अपनी इस बैड लाइन को टच ना करें। तो इस वाले जो हमारा रीजन है, इसमें भी हमारे पास क्या है, एल एस जीतेगा। आ, अगर आप कॉमन सेंस से देखो, एलिस तो हमेशा नहीं जीतेगा, तो यहाँ पे हमारे पास बॉब जीत जाएगा। मतलब नहीं, पर हम यहाँ पे प्रूफ देखेंगे। सो अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल प्रूफ होता है कि यार आप किसी भी इंटीजर पॉइंट पे यहाँ से स्टार्ट करोगे, आप लेफ्ट जाओगे या डाउन जाओगे, आप किसी भी तरीके से एक तरह से अपने डायगोनल को शिफ्ट करने की कोशिश करोगे, तो बॉब जो है वो उसे हमेशा रिवर्स कर देगा, क्योंकि आप कुछ भी कर लोगे, आपको ये लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। और हमेशा अपने 0,1 वाले पॉइंट तक हमें क्योंकि आना है, तो आपको वो पोजीशंस को फोर्स करना पड़ेगा, और एक ना एक पॉइंट ऐसा हमेशा आएगा ही आएगा जहां पर आपको इस पर्टिकुलर बैड लाइन को टच करना ही पड़ेगा। आप खुद से भी इंट्यूशन से देख सकते हो। सो इस पर्टिकुलर केस में हमेशा बॉब क्या है, वो विन करेगा। तो हमने तीन रीजन्स देखे, एलिस फर्स्ट और थर्ड रीजन में हमेशा जीतेगा, बॉब हमेशा सेकंड रीजन में जीतेगा। तो हम ओ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर सिर्फ इस चीज को चेक करके अपने फाइनल आंसर को यहाँ पे दे सकते हैं। दैट्स द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एंड इंट्यूशन यही था यार, कि आप ये ग्राफ्स बनाकर इस तरीके से सोच पाओ, विजुअलाइज कर पाओ प्रॉब्लम को। और एक बार वो गेमिंग वाली चीजें विजुअलाइज हो जाती है, तो सिंपल ही हमारे पास हो जाता है। हमेशा ध्यान रखो कि यार मुझे एक स्टेट को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जहाँ पे एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को फोर्स करा देगा एक लूजिंग कंडीशन में पहुंचाने के लिए, या फिर एक विनिंग कंडीशन में पहुंचाने के लिए। किसी भी गेम थ्योरी की प्रॉब्लम को ज्यादातर इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एंड बाकी कोड देख लेते, कोड में सिंपल कुछ है ही नहीं, मेन फंक्शन में फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज की, टी टेस्ट केस के टेस्ट केसेस के लिए सॉल्व फंक्शन कॉल किया, और हमने सिंपल चेक किया है। अगर हम रीजन नंबर टू में, रीजन नंबर टू में तो बॉब विन, अदरवाइज एल इज विन। एंड बस यही हमने यहाँ पे चेक किया, थ्री टाइम्स एक्स इज ग्रेटर देन टू टाइम्स वन, एंड नेट वाई इज ग्रेटर देन एक्स।
बॉब विल वाई इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब बिकॉज वो डायगोनल से ऊपर हो, इन्हीं दो लाइंस के बीच में हमारे पास वो हो। ये हमारे पास बैड लाइन थी एंड ये हमारे पास क्या थी, डायगोनल वाली लाइन थी। सो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड आई होप आपको सोल्यूशन समझ में भी आया होगा, अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा गेम थ्योरी वगैरह वाली चीज़ हमारे पास यहाँ पे थी। So that's it for this video. This particular solution, you will move to the problem number D and start with its solution. So let's start with the problem number D. देखते हैं इसका solution किस तरीके से निकाला जा सकता है. So problem is another problem about beautiful pairs. हमारे pairs के और बराबर like pairs के according हमारे पास problem है. So problem में बोला गया है in the array A we call a pair of indices ij beautiful if the following condition holds. सिंपल a ऑफ i टाइम्स a ऑफ j इज इक्वल्स टू j माइनस i। अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास होल्ड करती है तो एक इस पेयर को हम क्या है यहाँ पे ब्यूटीफुल पेयर यहाँ पे हमने बोला गया है एंड वी हैव टू सिंपली काउंट द नंबर ऑफ ब्यूटीफुल पेयर्स। जितने भी आपके पास इस पर्टिकुलर एरे में ब्यूटीफुल पेयर्स हैं वो हमें सिंपल यहाँ पे काउंट करनी है। हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ी सी लीड कोड टाइप है जैसे उस पर आती है, बट प्रॉब्लम अपने आप में काफी एक अच्छी है। तो देखते हैं यार, हमारे पास टी टेस्ट केसेस है, उसके बाद एन नंबर ऑफ हमारे पास एच एरे के एलिमेंट्स है जो कि 10⁵ तक जाता है। हर एक एरे का एलिमेंट 10⁹ तक हमारे पास वैल्यू होल्ड कर सकता है। सिंपल यार, ओ ऑफ एन स्क्वायर वाला सॉल्यूशन तो आई होप आपको क्लियर ही होगा, वो तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, वरना आप ओ ऑफ एन स्क्वायर में तो इजीली से कैलकुलेट कर ही पाओगे, पेयर्स ही तो हमें कैलकुलेट करने। बट वो चीज़ हमारे पास नहीं हो सकती। एक ऑप्टिमल हमें यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढना हुआ है। एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जा सकता है, तो वो निकालने के लिए सिंपल जो सबसे मेन चीज़ है वो यही है कि यार हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जो हमें कैलकुलेट करनी है उसे ध्यान से देखें। तो अब यार, क्योंकि मुझे जो मेरा एक ब्यूटीफुल एरे है वो मेरे पास ब्यूटीफुल कब होता है, जब स्पेयर की वैल्यूज मेरे पास इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन मेरे पास है। लिमिटेशन किस तरीके से, यार जो जे माइनस आई की वैल्यू है वो मेरी एट मैक्स n-1 हो सकती है। n-1 कैसे यार, j की वैल्यू मेरे पास मैक्सिमम कितनी हो सकती है, n हो सकती है, और i की वैल्यू मेरे पास मिनिमम क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो इनका मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है मेरे पास, n-1 मेरे पास क्या है, मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये जो मेरे पास नंबर है ये मेरे पास बहुत छोटा है, तो मतलब जो मेरे पास a ऑफ i टाइम्स a ऑफ j की वैल्यू है वो भी मेरे पास एक बहुत छोटी वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें दिखती है कि यार जो मेरे ए ऑफ आई या ए ऑफ जे की वैल्यू है वो 1 से 10⁹ तक जा रही है। तो अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करूँ तो मेरे पास 10⁹ टाइम्स 10⁹ हो रहा है। तो ये तो बहुत ही बड़ा मेरे पास नंबर चले यार, तो ये तो पॉसिबिलिटी मेरे पास है ही नहीं। तो यहाँ से हमें यार एक चीज समझ में आती है कि मुझे छोटे नंबर्स यूज करने हैं। अब छोटे किस तरीके से, कि यार इनमें से एटलीस्ट एक तो मेरे पास छोटा नंबर हो, एटलीस्ट वन इज स्मॉल, तब जाके मैं पेयर्स को एफिशिएंटली काउंट कर पाऊंगा। तो यहाँ से हमने समझा कि यार जो मेरे पास डिफरेंस है वो n-1 तक ही मैक्सिमम जा सकता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मुझे मिनिमाइज करना होगा, इस प्रोडक्ट को मुझे छोटे से छोटा करना होगा। अब इस प्रोडक्ट को छोटा किस तरीके से कर सकता हूँ, वो चीज पे हम यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन पे देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन का यूज करेंगे, मतलब स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन करनी हम यहाँ पे स्क्वायर रूट का यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक मैंने कैपिटल बी को डिफाइन किया विच इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ एन। क्यों मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एन किया, कि हम जो हर एक जो आपका ए ऑफ आई है उसको लिमिट कर देते हैं उसकी वैल्यू 1 से बी के बीच में। या क्यों एक बी यहाँ पे हमारे पास एक सबसे ऑप्टिमल हमारे पास क्या अप्रोच होता है कि यार मैं बी को यहाँ पे यूज क्यों करूँ, जिससे कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो n-1 के अंडर ही मेरे पास है। तो ये सिंपली आपको दिख जाता है कि यार क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एन है, अगर मैं बी टाइम्स बी भी करता हूँ तो वो मेरे पास एन ही चला जाता है, कि बी की वैल्यू भी मेरे पास ए ऑफ आई है एंड बी आपका ए ऑफ जे की वैल्यू भी मेरे पास यही है। तो क्योंकि मैंने स्क्वायर किया तो वो एन ही हो जाएगा, क्योंकि बी इज द स्क्वायर रूट ऑफ दो पर्टिकुलर दो नंबर्स। एंड क्योंकि मैंने ये एन का स्क्वायर रूट की वैल्यू के हिसाब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो इस तरह से हमारे पास ये चीज हो जाती है कि यार या तो मेरे पास ए ऑफ आई बी से छोटा होना चाहिए या ए ऑफ जे मेरे पास बी से छोटा होना चाहिए। इस तरह से मेरे पास यहाँ पे अब दो केसेस हो जाते हैं। लाइक केसेस आपके पास किस तरीके से, ये आपके पास लाइट एंड हैवी हमारे पास केसेस हो जाते हैं। आपके पास ये स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन में लाइट एंड हैवी केसेस हमारे पास आता है, अलग से टॉपिक होता है, हम पढ़ते हैं। सो उसमें हमारे पास किस तरीके से दो सेपरेशन हमारे पास हो जाते हैं कि यार अब मेरा जो बी था वो एक ऐसा सेपरेटर यहाँ पे हमारे पास काम करता है, क्योंकि बी से बड़ी वैल्यू लेते ही हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कि बी से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेता है तो एन से बड़ा चला जाएगा, हमें n-1 के लिमिटेशन में हमें काम करना है। सो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस हो जाते हैं कि यार फर्स्ट केस में हम बोलते हैं कि ए ऑफ आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू बी है, और सेकंड केस में हम बोलते हैं जो मेरा ए ऑफ आई है
वो ग्रेटर देन बी है। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे दो केसेस हो जाते हैं कि यार या तो मेरे पास ए ऑफ आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू बी है, तो मैं कैसे अपने पेयर्स को फाइंड करूंगा, या फिर मेरे ए ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन बी है। ये मेरे पास एक तरह से हैवी केस हो गया, ये मेरे पास एक तरह से लाइट केस हो गया। तो अब इन दोनों केसेस में काम करने की कोशिश करते हैं यार। अगर मैं केस वन की बात करूं, जहां पर मेरे पास ए ऑफ आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू बी है, तो इसमें अब मैं कैसे इस चीज का यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए और वाई की वैल्यू मेरे पास एक्स है, या फिर मैं आपको और सिंपल तरीके से बात करूं कि यार क्योंकि मैं क्या करता हूँ, वी विल सिंपली फिक्स अ वैल्यू एक्स। एक सिंपल करते हैं हम, अपनी एक फिक्स कर लेते हैं एक वैल्यू एक्स को। वन से बीच बी के बीच में मेरी एक्स की वैल्यू क्या है वैरी करेगी, और हर एक वैल्यू के हिसाब से मैं चीजें कैलकुलेट कर लूंगा। किस तरीके से कैलकुलेट कर लूंगा, मेरे पास था ए ऑफ आई टाइम्स ए ऑफ जे इज सिंपली इज इक्वल्स टू जे माइनस आई। ये मेरे पास यहाँ पे नंबर होता है, और अगर मैं यहाँ पे आई को कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो आई मेरे पास होता है सिंपल, मैं इसे इक्वेशन को रीअरेंज करता है। सो जे माइनस ए ऑफ आई टाइम्स ए ऑफ जे। और मैंने आपको क्या बोला कि हम ए ऑफ आई की वैल्यू को एक्स फिक्स करके देख लेते हैं, तो ए आई इज इक्वल्स टू जे माइनस एक्स टाइम्स ए ऑफ जे। अब सीधी सी बात है कि यार हम आइट्रेट करेंगे, वी विल सिंपली आइट्रेट फ्रॉम जे इज इक्वल्स टू वन टू एन। जे की वैल्यू को वन से एन में हम आइट्रेट करेंगे। ए ऑफ जे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और आई की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि आप क्या करोगे, हर एक एक्स की वैल्यू को एक्स आपका वन से एन जाएगा, और हर एक एक्स की वैल्यू को हम जे की वैल्यू वन से एन ले जाकर, वन से बी जाएगा हमारे पास एक्स की वैल्यू, और हर एक जे की वैल्यू को वन से एन को आइट्रेट करा के हम आई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। एंड इफ आई हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है, मतलब कि वो हमारे पास आउट ऑफ बाउंड नहीं है, वैलिड है हमारे पास। एंड ए ऑफ आई की वैल्यू अगर मेरे पास इक्वल्स टू एक्स है, तो वहां पे मुझे क्या है, मैं अपना सिंपल काउंट प्लस प्लस कर दूंगा कि मुझे वहां पे एक पेयर वहां पे मिल गया है। और अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो तो यह आपका ऑफ एन रूट एन में चल जाएगा, क्योंकि हर एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एन में हमारे पास मिल गया, और एन टाइम्स हम रूट एन करेंगे, क्योंकि हर एक एक्स की वैल्यू के लिए हम जे को कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कि एक पेयर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ये जो हमारा लाइट वाला केस है इसमें हम काउंट कर पाए कि जब मेरे ए ऑफ आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू बी है। अब इसी तरीके से हमारा जो केस टू है, हम उसे भी यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यार जब मैं केस टू की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरे ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन मेरे पास बी है। तो अब इस केस में मैं कैसे कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, कैसे मैं चीज़ों को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सिंपल हम अपनी उसी इक्वेशन में दोबारा से जाएंगे, दैट ए ऑफ आई टाइम्स ए ऑफ जे इज सिंपली इक्वल्स टू जे माइनस आई। अब यहाँ पे हम जे को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे जे को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, तो जे मेरे पास सिंपल क्या हो जाता है, दिस इज सिंपली ए ऑफ आई टाइम्स ए ऑफ जे प्लस आई। इस तरीके से हम लिख सकते हैं आई प्लस ए ऑफ टाइम्स ए ऑफ टाइम्स माइनस, इस तरीके से लिख सकते हैं आई प्लस ए ऑफ आई टाइम्स ए ऑफ जे। और हम मतलब कि अब अपने जे को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हम सिंपल यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, हर एक आई की वैल्यू को हम आइट्रेट करेंगे फ्रॉम आई की वैल्यू, आई फ्रॉम वन टू एन, एंड इफ ए ऑफ आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन बी। अब सीधी सी बात आप यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि ए ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन बी है मेरे पास, तो ए ऑफ जे की वैल्यू मुझे एक स्मॉलर वैल्यू यहाँ पे चाहिए होगी। तो एक स्मॉलर वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यार ये जो मेरे पास ए ऑफ आई की वैल्यू है, इसे मैं छोटा फाइंड आउट करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू को हमने के मान लिया कि यार मेरे पास कुछ के है, तो अब के की वैल्यू को मतलब कि आपके पास जे है, जे सिंपली आई प्लस ए ऑफ टाइम्स टाइम्स के। अब यहाँ पर हम ये जो वाला जो मेरा प्रोडक्ट है, इसे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि सीधी सी बात है, हमने आई को स्टार्ट किया वन टू एन, और हर एक ए ऑफ आई की वैल्यू अगर मेरे पास ग्रेटर देन बी जा रही है, अब क्योंकि वो ग्रेटर देन बी जा रही है, तो ए ऑफ जे की वैल्यू क्या है, वो मेरे पास स्मॉलर होनी चाहिए। अब क्योंकि उस वैल्यू को स्मॉलर करा है मैंने, तो इस तरीके से हम अपने जे की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर हम जंप करते हुए चलेंगे। आप किस तरीके से जंप करोगे, सीधी सी बात आप यहाँ पे देख सकते हो, हम ए ऑफ आई क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, तो हम यहाँ पे जंप करेंगे। किस तरीके से जंप, वही वाली चीज यहाँ पे आती है कि मेरे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे लिमिटेड हो सकती है। आप यहाँ पे जब हम जे को कैलकुलेट करते हैं, दिस इज सिंपली जंप, एंड दिस इज ऑफ एन टाइम्स ए ऑफ आई विच इज सिंपली ऑफ एन अपॉन बी, क्योंकि वो ग्रेटर देन बी है, तो ये वैल्यू वैल्यू मेरे पास इससे छोटी रहेगी।
ए ऑफ एन बाई बी से, तो हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। एंड टाइम्स आप एन करोगे क्योंकि हमारे हर एक वैल्यू को आइटरेट कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन रूट एन ही यहाँ पे रह जाती है। सिंपली इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। एक बार मैं आपको कोड के थ्रू दिखाऊंगा तो आपको और अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आएगी। इंट्यूशन सिंपल सा यही है कि यार आप हैवी और लाइट केसेस को यहाँ पे देख पाओ। ए ऑफ आई की वैल्यू को हम फिक्स करके हमने एक छोटी वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट किया सारी जे की वैल्यू को, जो हमने केस 1 में देखा। एंड केस 2 में जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, तो ए ऑफ जे की वैल्यू को हमें छोटा करना पड़ेगा। अब छोटा करने के हिसाब से हम उसे जंप करा के बार बार देखते रहेंगे, और जंप कराने के लिए जो मेरे पास टेस्ट केसेस है, क्योंकि ए ऑफ आई की वैल्यू हमारे पास ज्यादा हो चुकी है, हम सिर्फ इतनी जंप करा सकते हैं क्योंकि वो तो मल्टीप्लीकेशन कर ही रहे। सो उस हिसाब से उन सारी चीजों में भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन रूट एन हो जाती है। और इस चीज को हम ऑफ एन स्क्वायर से एन रूट एन में लिया है, जिससे कि हमारी आराम से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल हो जाती है और चीजें हम ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। एक बार मैं आपको कोड दिखा देता हूँ तो आपको और अच्छी तरह सारी चीजें समझ में आएंगी। आप पॉज करके कोड खुद से भी रीड कर सकते हो, आप खुद से कोड करके देख सकते हो आइडियाज को। बाकी फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज कांस्टेंट हेडर्स वगैरह हमारे पास आता है। सॉल्व फंक्शन हमने कॉल किया, इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे रीड की। आपका जो हमने वन बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से यहाँ पे अपने वेक्टर को रीड किया है, अपने ए ऑफ आई वेक्टर को। आंसर 0 है, बी की वैल्यू हमने स्क्वायर रूट ऑफ एन से कैलकुलेट की। फर्स्ट वाला काम जो मैंने आपको बताया था, ये आपका क्या है, केस 1 है। केस 1 में हमें क्या करना था, एक्स की वैल्यू 1 से बी तक हम गए कि आप हर एक एक्स की वैल्यू को जो 1 से बी तक है, क्योंकि वो स्क्वायर रूट ऑफ एन ही हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे, तो उन्हें सबको आइटरेट करके उन्हें देखेंगे। जे की वैल्यू 1 से एन पे हम जाते हैं, और हमने एक प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया विच इज सिंपली एक्स टाइम्स ए ऑफ जे, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना जरूरी था यहाँ पे, बिकॉज आई की वैल्यू जे माइनस यहाँ पे का ए ऑफ जे टाइम्स एक्स जा रही थी, और जे में से हमें इस पर्टिकुलर चीज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसके प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन जे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव हमारे पास चीज होनी चाहिए। आई की वैल्यू नेगेटिव हमारे पास नहीं हो सकती थी। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू लेस देन जे हमारे पास, क्योंकि वन बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से यहाँ पे हमने चेक कर लिया, तो आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। और अगर ए ऑफ आई की वैल्यू मेरी इक्वल्स टू एक्स है, तो मैं आंसर प्लस प्लस कर देता हूँ कि एक पेयर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है। एंड आई होप आपको केस 1 भी समझ में आ गया होगा। बाकी यार केस 2 अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सो दिस इज केस 2। हमने आई की वैल्यू 1 से n हम जाते हैं, और अगर मेरे पास ए ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन बी है, मतलब हम हैवी वाला केस यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम ए ऑफ आई यहाँ पे हमने लिया। ए ऑफ आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन हो गई है, तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे, क्योंकि एन से बड़ी वैल्यू तो हम यहाँ पे लेंगे ही नहीं। हमें स्क्वायर रूट ऑफ एन से भी सीधी सी बात है, हमने ए ऑफ आई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ी ली है। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ एन और एन के बीच में यहाँ पे कोई वैल्यू पे हो। अगर एन से बड़े मेरे पास वैल्यू चली गई है, तो एन माइनस वन वाली वो चीज तो मेरे पास खत्म ही हो जाती है। जे माइनस आई का जो डिफरेंस था वो तो एन माइनस वन हो रहा था, पर वो उससे बड़ी ही चली गई, तो बात ही खत्म हो जाती है वहां पे हमारे पास। और हर एक उसके लिए हम के की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे के आपके पास क्या था, वो मैंने आपको यहाँ पे कोड में दिखाया था कि हम जे को कैलकुलेट कर देते, विच इज आई ए ऑफ आई प्लस आई प्लस ए ऑफ आई टाइम्स ए ऑफ जे, और ए ऑफ जे को हमने के बना लिया था। उसके हिसाब से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, जैसे हमने वहाँ पे के एक्स को फिक्स करके करा था। तो के की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, जे इज इक्वल्स टू आई प्लस ए ऑफ आई टाइम्स के की वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट किया, प्लस प्लस करते रहेंगे। और क्योंकि हम यहाँ पे जंप कर रहे हैं, तो वो इजीली हमारे पास वहाँ पे वैनिश हो जाएगी ऑफ, मैंने आपको वहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बताया था। ए ऑफ आई की वैल्यू क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एन से ज्यादा है, दैट्स वाई। अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन एन हो जाती है, तो वहीं पे ब्रेक कर जाएंगे कि वहाँ पे काम नहीं हो सकता। और वरना अगर ए ऑफ जे की वैल्यू कोई मुझे ऐसा पेयर मिल गया जिस इक्वल्स टू के है, तो वहाँ पे मुझे एक आंसर प्लस प्लस कर देगा, और वहाँ पे मुझे एक फाइनली आंसर मिल गया। एंड फाइनल अपने आंसर को प्रिंट कर देंगे। मेन फंक्शन फास्ट इनपुट आउटपुट टी टेस्ट के से हमने रीड किया, सॉल्व को कॉल किया। लाइक ये सिंपल से हमारे दो लूप थे, केस 1 केस 2, हैवी और लाइट एंड हैवी केसेस। स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन के हिसाब से हमने ये चीजें समझी। एंड काफी यार एक कॉन्सेप्ट है जो रेगुलरली हमारे कॉन्टेस्ट वगैरह में आता है। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो बाकी इस तरह के प्रॉब्लम्स को देख के। वरना मेरी पूरी कोशिश यही है, मैंने आपको पूरी स्क्रैच से इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। So that's it for this particular solution, and you can start with the problem number E. And that's it for this particular problem. So let's start with the problem number E. E1 E2 सेम ही हमारे पास कोड होने वाला है, बस कंस्ट्रेंट का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे E2 वाले डिस्कस कर लेते हैं, E1 में भी आपका सेम कोड ही चल जाने वाला है। प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। बाकी सारा यहाँ स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम के साथ। एक इंटरेक्टिव हमारे पास प्रॉब्लम होने वाली है। इंटरेक्टिव प्रॉब्लम को कैसे
टैकल किया जाता है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप उनके बारे में डिटेल में देखना चाहते हो तो आपके पास कोड फोर्सेस पे बहुत सारे आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम फिलहाल इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे यहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा, हम ज़्यादा उस चीज़ पर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो प्रॉब्लम में हमारे पास ये बोला गया सिंपल, द jury has thought of a directed acyclic graph without loops and multiple edges which has n vertices and m edges। सीधी सी बात है, एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ डीएजी की यहाँ पे हमारे पास बात की जा रही है, जिसके अंदर हमारे पास n वर्टिसेस होंगे, n m नंबर ऑफ आपके पास यहाँ पे एजेस होंगे। Your task is to determine which edges are in the graph. To do this, you can ask questions of the form: what does the kth path look like in the lexicographically sorted list of all paths in the graph? हमें यहाँ पे क्या बताना है कि यार इस पर्टिकुलर एज में जो इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो हमारे पास n नंबर ऑफ एजेस होंगे, वो कौन कौन सी एजेस हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। आपको यहाँ पे u से v के जो भी आपके पास डायरेक्टेड एजेस होंगे वो हमें यहाँ पे बतानी होगी। और ये बताने के लिए हम इंटरैक्टिवली जज से या जो भी इंटरैक्टर होते हैं यहाँ पे उनसे कंटिन्यूअसली एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे जो केथ पाथ है इस पर्टिकुलर ग्राफ का, केथ पाथ इन द लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर वो कैसा विजिबल होता है, वो कैसा दिखता है। हम ये वाला क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं और इस क्वेश्चन को पूछने के हिसाब से हम अपने आंसर को, ग्राफ को बना सकते हैं। A path in the graph is a sequence of vertices u1, u2 up to and so on un, such that for any I is less than l, there exists an edge ui to ui plus 1 in the graph. Your task is to accomplish this asking no more than n plus m questions। हमें n प्लस एम से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे, वही हमें n प्लस एम वाली कंस्टेंट के अंदर अपने फाइनल आंसर को यहाँ पे लेके आना होगा। और हर बार हमें एक लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में जो भी हमारे पास केथ पाथ होगा उस पर्टिकुलर ग्राफ का, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार लेक्सिकोग्राफिकल हमारा पाथ क्या होगा वो भी थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। बाकी हमारे टेस्ट केसेस, 3 टेस्ट केसेस होंगे हमारे पास, एन नंबर ऑफ हमारे पास एजेस होंगी। इंटरेक्शन करने के लिए आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछोगे विच इज सिंपली क्वेश्चन मार्क एंड के, जो कि क्वेश्चन मार्क और के बाद आपको एक क्यू, एक इंटीजर मिलेगा जो कि आपको उस पाथ की लेंथ बताएगा। अगर वो जीरो होता है तो मतलब कि वहां पे हमारा पाथ लेंथ खत्म हो चुकी है, वरना हमारे पास जो भी पाथ होगा u v x y z जो भी हमारे पास पाथ होगा वो हमारे पास वहां पे दे दिया जाएगा। और हमें अपने टू रिपोर्ट आर आंसर फर्स्ट आउटपुट अ स्ट्रिंग इन द फॉर्मेट क्वेश्चन लाइक पॉसिबल्स m एंड देन आउटपुट m लाइंस डिस्क्राइबिंग द एजेस इन द फॉर्मेट u to v वाली हमारे सारी जो एजेस है वो हमें यहाँ पे बतानी होगी। एंड बाकी यार आप पढ़ सकते हो, इंटरेक्शन वाली चीजें हमारे पास है। हम यहाँ पे एक ग्राफ जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें दिया गया उसके हिसाब से लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर हमारा क्या होगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। एक सिंपल हमारे पास ये ग्राफ है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, ये आपको दिखता है, कोई भी साइकिल्स नहीं है, डायरेक्टेड है। लाइक ये चीज हमें यहाँ पे समझ में आती है। लेक्सिकोग्राफिकल का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, लेक्सिकोग्राफिकल का मतलब होता है कि यार मैं 1 2 3 4 इस तरह से चल रहा हूँ, पहले 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो पूरे होंगे, फिर 2 से स्टार्ट होने वाले, फिर 3 से स्टार्ट होने वाले, तो ये चीज हमें समझ में आती है। एंड 1 के बाद भी अगर 2 आ रहा है तो 1 और 2 के इस प्रीफिक्स में जो भी मेरे पास पार्ट्स है पहले ये सारे खत्म होंगे, फिर 1 3 वाले स्टार्ट होंगे, फिर 1 4 वाले, 1 5, इस तरीके से, इस तरह के ऑर्डर को हम लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर बोलते हैं। ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। बाकी एक सिंगल पाथ हमारा u वो भी हमारे पास वैलिड है, जैसे कि हमारे पास 1 है तो सिंपल एक एज हमारी 1 है और ये हमारे पास जो स्टार्टिंग है किसी भी एक ब्लॉक का वो हमारे पास आता है। फिर एक पाथ हमारे पास है 1 से 2 हम गए, सो लेक्सिकोग्राफिकल हमारे पास है क्योंकि 2 उसके बाद आता है। सो 1 2 4 फिर हम 1 2 4 हम गए, 1 2 5 भी हमारे पास था पर हम पहले 1 2 4 वाला हमें मिलेगा बिकॉज ऑफ द लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। अगेन 1 2 5, देन 1 3 हमारे पास है, देन 1 3 4 हमारे पास है, देन 1 3 5 हमारे पास है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो जितने भी हमारे पास नोड्स थे जो कि हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे थे वो सारे यहाँ पे एंड होते हैं, फिर 2 वाले यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास, फिर 3 वाले, फिर 4 और 5 वाले, इस तरीके से हमारे पास जो भी हमारे पास पाथ है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में वो हमें यहाँ पे दिए गए। और हमें बताया गया कि 2 टू द पावर 30 से ज्यादा हमारे पास यहाँ पे पाथ्स नहीं होंगे, गारंटी की गई है हमें ये पर्टिकुलर टेस्ट केस में। तो यार हम इस प्रॉब्लम को सोच कैसे सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपने क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ बनाना है तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे जो हमारे पास लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है, मतलब कि मुझे पाथ दिया गया है ग्राफ में, और जो भी मेरे पास पाथ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यू आता है, देन मेरे पास यू वी, फॉर एग्जाम्पल यू वन मेरे पास आता है, देन मेरे पास आते हैं यू वन एंड उसके बाद मेरे पास कुछ पाथ होगा। तो इस तरीके से मेरे पास सारे पाथ आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, जैसे हमने यहाँ पे 1 वाले केस में किया था, तो ये मेरे पास क्या बताता है कि यार ये एक ब्लॉक है,
जो कि वन से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे जितने भी मेरे पास पाथ हैं वो वन से स्टार्ट होंगे। अगर मैं यहाँ पे कॉमन स्ट्रक्चर की बात देखूँ तो वो मेरे पास वन, किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे कुछ लाइक कॉमन स्ट्रक्चर मुझे मिल जाए, कुछ इन्वेरिएंट मुझे यहाँ पे मिल जाए जो चेंज ना हो, कि मैं कहीं से स्टार्ट कर सकूँ, कहीं पे स्टैंड कर सकूँ, अपने प्रॉब्लम को सोचना स्टार्ट कर सकूँ। तो हमने यहाँ पे देखा यार ब्लॉक वन मेरे पास यहाँ पे है। उसके बाद मेरे पास सारे टू वाले नोट्स आ रहे हैं, फिर मेरे पास सारे थ्री वाले आ रहे हैं, फिर फोर और फाइव, इस तरीके से। अगेन इस वाले को आप देखते हो तो यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक टू है पूरा का पूरा, अगेन मेरे पास यहाँ पे ब्लॉक थ्री है, और हर ब्लॉक में मेरे पास सब ब्लॉक्स है कि ब्लॉक वन के अंदर टू है फिर फोर है। तो यहाँ पे मुझे कुछ यार एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर देखता हुआ दिख जाता है कि यार कुछ तो यहाँ पे रिकर्सिव है, और कुछ अगर रिकर्सिव है तो मैं डीपी का यूज कर पाऊंगा, मैं डीपी का यूज करके मेमोराइजेशन वगैरह कर पाऊंगा। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम इसी पर्टिकुलर स्टेप से, इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से हमारी प्रॉब्लम डीपी ऑन डीओजी वाले बन जाती है, कि मैं डीपी यूज करूंगा अपने डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के अंदर, क्योंकि मेरे पास कंस्ट्रेंट्स बहुत टाइट है। एन प्लस एम क्वेश्चन पूछ कर ही मुझे अपने आंसर को लाना होगा, तो मुझे मिनिमम क्वेश्चन पूछते हुए तो वो तभी हो पाएगा कि मैं और अपनी सब प्रॉब्लम्स को बार बार सॉल्व ना करूँ। तो वहाँ पे हम मेमोराइजेशन का यूज करेंगे, डीपी का यूज करेंगे, और क्यों हम इस इंट्यूशन पे आते हैं, क्यों हम इस थिंकिंग तक आए, वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो हमें समझ में आया कि यार क्योंकि मुझे यहाँ पे रिकर्शन दिख रहा है, मुझे रिकर्सिवनेस होती हुई दिख रही है, तो वो चीज मुझे समझ में आई। रिकर्सिवनेस कैसे होती हुई दिख रही है कि यार पहले वन के सारे हो रहे हैं, फिर टू के सारे हो रहे हैं। तो जब टू के सारे हो रहे हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल अब यही से हमारे पास क्या है, वो रिकर्सिव वाला स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे समझ में आ जाता है। कि यार अगर मेरे पास u से v के बीच में जो मेरे पास पाथ है, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हो कि यार ये जो मेरे पास प्रीफिक्स है या इस तरह के मेरे पास प्रीफिक्स है, वो मुझे ये सारे आंसर्स यहाँ से दे रहे हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई एक वेरिएबल में s ऑफ u बनाता हूँ, s ऑफ u मुझे क्या बताता है, नंबर ऑफ पाथ, नंबर ऑफ पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम यू, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कि यू से स्टार्ट होने वाले कितने ऑनगोइंग पाथ मेरे पास है। जैसे कि हम इस पर्टिकुलर ग्राफ में भी यहाँ पे देखते हैं, जस्ट रेंडर, जैसे कि यहाँ से हमने वन से देखा तो वन से हम थ्री पे जा सकते हैं, वन से हम टू पे जा सकते हैं। एस ऑफ वन हम बोल सकते हैं कि यार टू है मेरे पास, कि आउटगोइंग एजेस मेरे पास कितनी है एस ऑफ वन के लिए, वो मेरे पास यहाँ पे टू आ जाती है। तो मतलब इस तरीके से हम वहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इसी चीज को हम कैसे रिकर्सिवली कर पाएंगे, अब मैं अगर इसी वाले ग्राफ को फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये था, मैं वन से थ्री जा रहा था, थ्री से फोर, मैं वन से टू जा रहा था, फिर उससे आगे मैं किसी भी तरीके से जा रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से हम यहाँ पे मतलब कि जैसे हम ग्राफ होता है, मैं यू और वी से बताता हूँ तो आपको और अच्छा क्लियर होगा। अब जितने भी मेरे पास नंबर ऑफ पाथ वी से थे, वी से मैं आगे जा सकता था, तो वो सारे पाथ क्या मेरे यू में भी यहाँ पे कंटेन होंगे, यू से भी मैं वहाँ पर जा पाऊंगा। तो यहाँ से एस ऑफ यू मेरे पास सिंपल क्या आ जाता है, इज सिंपली इज इक्वल्स टू वन प्लस एस ऑफ वी। वन क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस आउटगोइंग एज, ये मेरे पास एक और आउटगोइंग एज यहाँ पे आ गई जो कि यू और वी को अटैच कर रही है, और जो भी मेरे पास वी के नंबर ऑफ पाथ्स होंगे आगे, तो उसकी मदद से मैं एस ऑफ यू को कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो सिंपल यहाँ से आपको एक ये डीपी का स्ट्रक्चर दिख जाता है कि यार मैं रिकर्सिवली जाऊंगा और एस ऑफ वी को कैलकुलेट करके फिर एस ऑफ यू का सॉल्यूशन दे दूंगा, फिर एस ऑफ वी के मेरे पास और सब स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से उन्हें कैलकुलेट करता हूँ मैं, वन प्लस करके अपने एस ऑफ यू पे देता रहूंगा, बिकॉज ऑफ दिस वन गोइंग आउटगोइंग एज, तो मैं वहां पे वन को ऐड कर रहा हूँ। और बिकॉज की ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन जा रहा है, तो वो सारी चीजें मेरे पास यहाँ पे आ जाती है। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल, बहुत ही सिंपल हमारे पास प्रॉब्लम अब यहाँ पे रह जाती है कि यार मैं अपना सिंपल डीएफएस लगाऊंगा, वही रिकर्सिवली मैं जाऊंगा, मैं यू से स्टार्ट करूंगा, यू से मेरे पास कुछ प्रीफिक्स होगा, फॉर एग्जांपल यार ऐसा भी नहीं हो सकता ना फॉर मैं अभी यू को एज अ रूट ही मान के हम चलते हैं कि यार मेरा यू जो है वो रूट है, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं वी पे पहुंचा, तो मैं वी के जितने भी मेरे पास आउटगोइंग एजेस थे, मैं उन्हें क्या यहाँ पे ट्रैवल्स करूंगा, देखूंगा कि मैं उनसे कहाँ कहाँ पे जा सकता हूँ, फिर उन्हें कैलकुलेट करके जब मैं लीव पे गया तो वहां पे मेरे पास वन से आंसर आया, मैंने वन प्लस करके इसका आंसर कर दिया, वन प्लस करके इसका, सिमिलरली यहाँ से मेरे पास कुछ आंसर आया। तो इस तरीके से मेरे पास वी का आंसर हो गया, फाइनली मैंने एस ऑफ यू का आंसर क्या हो गया, वन प्लस एस ऑफ वी। अब क्योंकि मैं ये सारी आउटगोइंग एजेस को ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुका हूँ, तो अब जो मेरे पास के था, के आपके पास क्या था, के सिंपली हम बोल सकते हैं ग्लोबल इंडेक्स की तरह हम यहाँ पे ले सकते हैं, अ, जो कि हम क्वेरी कर रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन मार्क के था, जो कि आप जज से, जो कि आपका इंटरैक्टिव प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जब से क्वेश्चन पूछे इंटरैक्टिव प्रॉब्लम में वो जो हमारे पास ग्राफ के पार्ट्स है वो हमें वहां से मिल रहा है। तो इस ग्लोबल इंडेक्स को हम जंप करा सकते हैं, सिंपल जंप एस ऑफ वी, क्योंकि वी के हम सारे पाथ को ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुके हैं, तो हम ये जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक फास्टर ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है कि यार क्योंकि मैं वी के सारे पाथ्स को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो मैं उन्हें जंप करता हूँ, नेक्स्ट पाथ पे मैं चला जाता हूँ।
सिंपल, जैसे कि हमें यहाँ पे समझ में आता है कि यार मेरे पास यू था, मेरे पास यू एंड वी वन था। मैं ऐसे देख लेता हूँ कि यार यू के वी वन और वी टू थे, वी वन और फिर उसके कुछ और पाथ्स भी मेरे पास हो सकते हैं। सिमिलरली मेरे पास यू से वी टू स्टार्ट हुआ, फिर यू से वी टू के कुछ पाथ्स हो सकते हैं, तो इस तरीके से मेरे पास पाथ्स हो सकते हैं। मैं यू से वी की तरफ अगर मैं पाथ गया वी वन पे, और मैं वी वन के सारे एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से सीधा जंप करके वी टू पे जाऊंगा, फिर वी टू के सारे एक्सप्लोर करके। तो इस तरीके से हम जंप्स कर करके अपने रिकर्सिव स्ट्रक्चर को और स्मॉलर कर सकते हैं, और मेमोराइजेशन की मदद से अपने फाइनल आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फाइनली अगर मैं यहाँ पे वी पे जाता हूँ, तो उसके सॉल्यूशंस में ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो उन्हें मैं वहां से यूज कर लूंगा, डीपी की मदद से मैं वहां पे यूज कर लूंगा। और यहीं से हमें यार सिंपल समझ में आ जाती है कि नंबर ऑफ क्वेरीज जो है, नंबर ऑफ क्वेरीज जो है, मैं सिंपली ओ ऑफ एन प्लस एम ही करूंगा। ओ ऑफ एन प्लस एम नहीं, सीधी सी बात है, एन प्लस एम यहाँ पे मैं क्वेरीज करूंगा। क्यों एन प्लस एम में क्वेरीज करूंगा? क्योंकि मैं हर एक आपका एक चीज की बात है, हमें एन के लिए यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि हम कब जो अपना ये रिकर्सिव वाला पाथ है इसे खत्म कर रहे हैं। जब हम फाइनल नोड पे पहुंच गए कि यार अब मैं इस वाले नोड पे पहुंच गया हूँ, इसके आगे इस पाथ में कोई भी नोड नहीं है मेरे पास, तो ये जो मेरे पास एक नोड है, तो यहाँ पर भी तो मैं पहुंचा हूँगा। जैसे कि हम अपने ये वाले जो हमारे पास बात है, ये फोर था, फोर के आगे कोई भी आउटगोइंग एज मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा। वही आपका बेस केस, आपका लीड केस, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। तो हर एक ये जो मेरे पास नोड्स है, कहाँ पे मैं आके स्टॉप करूंगा, तो मैं वहां पे हर एक आउटगोइंग एज पे तो वहां पे जा ही रहा हूँ, तो एन तो वो वाली एजेस मेरे पास सारी आई जाती है। और एम वहां से सीधी सी बात की यार, क्योंकि मैं हर एक एज को देख रहा हूँ, यू से वी मेरे पास एक एज आती है, यू से वी वन, यू से वी टू, इस तरीके से जो भी मेरे पास एम एजेस आती है, मैं उन्हीं को यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ। और रिपीटेशन अगर मेरे पास आ रही है, तो मैं अपने डीपी के मेमोरी सॉल्यूशन से वहां से उन्हें निकाल लेता हूँ, या फिर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को यूज कर लेता हूँ। कैसे ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही है कि यार वो ब्लॉक वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ब्लॉक वाली स्ट्रक्चर से मुझे रिकर्सिवनेस यहाँ पे दिख रही है, और रिकर्सिवनेस दिख रही है, तो मैं सिंपल यहाँ पे डीपी और डीएजी का यूज कर सकता हूँ। बाकी अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट डीपी और डीएजी वाला, ये रिकर्सिवनेस और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये आप और डिटेल में देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जिसमें कि आप, मैंने क्या बताया था, डीपी ऑन ट्रीज एंड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स, कि आप ट्रीज और डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में किस तरीके से डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हो। उसमें हमने इससे भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स वहाँ पे हमने देखी है, आपके 2400 रेटेड प्रॉब्लम्स तक मैंने वहाँ पे कवर अप कराई हुई हैं। तो आप वहाँ से अगर आप पूरा बेस से देखना चाहते हो, पूरा बेसिक से देखना चाहते हो सारी चीज़ों को, तो आप वहाँ से देख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो। एंड बाकी आई होप यार आपको समझ में आया होगा, ये रिकर्सिव वाले सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। मैं एक बार आपको कोड भी दिखा दूंगा, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सीधी सी बात है, हम बस रिकर्सिवली चलते चले जाएंगे, एंड जो भी उसके पाथ है उन्हें ट्रैवर्स करके अपने रिकर्सिवली फाइनल आंसर को लेते आएंगे, और उस चीज को मेमोराइज करते हुए चले जाएंगे। बस इस चीज को हम कोड में हमने उतारा है, थोड़ा सा पॉज करके भी देखोगे तो आपको कोड और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं आपको जितना डिटेल में समझा सकूँ मैं आपको समझाऊंगा। बाकी मैंने आपको इंट्यूशन समझाया, और आपको मतलब कि आप कैसे उस सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो, वो चीज मैंने आपको बताई। अंडर द हुड आप देखोगे तो एक सिंपल ही प्रॉब्लम हमारे पास ये है। बाकी यार कोड देखते हैं, सी प्लस प्लस में कोड है, जावा पाइथन आप इजीली फॉलो कर पाएंगे, कौन से हेडर्स वगैरह हमारे पास आते हैं। आप डीपी को इनिशियलाइज करते हो, विजिटेड एरे हमें चाहिए, आपके पास जो भी एजेस है हम उन्हें यहाँ पे स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें फाइनली एजेस को क्या है, रिटर्न करना होगा, पेयर की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। क्वेरी आप किस तरीके से करोगे, सिंपल आप किस तरीके से क्वेरी करते हैं, आप वो रीड कर रहे हैं, क्यों जो भी आपके पाथ आ रहे हैं हम उन्हें रीड कर रहे हैं। यहाँ पे मेन है यहाँ पे डीएफएस। डीएफएस मैं आपको ये वाली चीज और बता देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल यार मैं V1 पे हूँ, मैं V1 से अपने डीएफएस को लगा रहा हूँ, पर यहाँ पे अब अगर आप एक चीज देखोगे, तो यार मेरा इस V1 पे कुछ प्रीफिक्स है, फिर मेरा U है, फिर मेरा V है, और फिर इसके भी कुछ मेरे पास पाथ है। तो इस V1 से पहले कुछ प्रीफिक्स है मेरे पास, मतलब कि V1 से जितने भी मेरे पास पाथ जाएंगे, तो उन सभी में मैं क्या है, एक U को स्टार्टिंग में ऐड कर दूंगा। अपेंड नहीं करेंगे, मतलब कि हम उसे स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे। तो मतलब मुझे ये प्रीफिक्स भी ऑलरेडी चाहिए जब मैं वी को कैलकुलेट कर रहा हूँ। और अगर इस प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो मतलब कि मैं इस पर्टिकुलर टाइप में अपने वी को या यू को एज अ रूट मान के आगे बढ़ रहा हूँ। वरना मुझे प्रीफिक्स भी चाहिए, क्योंकि जब मैं वी से आगे वाले किसी पाथ को एक्सप्लोर करता हूँ, देखता हूँ, तो उससे मेरा प्रीफिक्स भी मैच कर रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो बिल्कुल ही एक मेरे पास अलग से मेरे पास पाथ आ जाता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने डीएफएस को जब लगाते हैं, सो डीएफएस में हम अपना इंट ऑफ यू पास करते हैं, जिसे हम प्रोसेस कर रहे हैं। इंडेक्स आपके पास क्या है, वो ग्लोबल इंडेक्स, जिससे कि हम अपने लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में जो हमारे पाथ है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं।
और बाकी हम एक एज अ वेक्टर हम स्टोर करेंगे प्रीफिक्सेस को, कि हम इतने प्रीफिक्सेस को ट्रैवर्स कर चुके हैं जिससे कि हम नेक्स्ट पाथ वगैरह को कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर हम उसे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो हम अपने डीपी की वैल्यू उसे रिटर्न कर देंगे, वरना हम काउंट की वैल्यू 1 रखेंगे, हम अपने एस ऑफ यू को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। करंट आपका जो भी इंडेक्स प्लस 1 हम करेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट वाले आपके जो भी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में नेक्स्ट आपके पास पाथ है हम उस पर ट्रैवर्स करना चाहते हैं, तो जब तक भी हमारी वैल्यू ट्रू रहती है हम अपना क्वेरी करेंगे करंट पाथ में, मतलब कि हम अपने नेक्स्ट पाथ से, आप यू पे हो तो आप यू प्लस 1 वाले पाथ से आप जो भी है यू से यू हुई, तो आप लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में आगे जा रहे हो तो आपके पास केथ ऑर्डर में आपके पास यू वी था फॉर एग्जाम्पल, सो आपके पास यू वी वन और उसके बाद आगे कुछ आता है, तो आप यहाँ पर थे आई, तो आई प्लस 1 वाला पाथ हमने मांगा, और फिर हम इस पर ट्रैवल्स करेंगे बिकॉज ऑफ द लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। यहाँ पर हम देखेंगे कि यार अगर पाथ मेरे पास एम्प्टी है तो हम वहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे कि हम इस पूरे नोड को, इस पूरे ट्रेवल्स को हम ऑलरेडी ट्रैवल्स कर चुके हैं, या फिर मेरा जो पाथ का साइज है, जो हमारा नेक्स्ट पाथ का साइज है वो +2 से कम है, मतलब कि बहुत छोटा पाथ हमारे पास है, मतलब कि हम सिर्फ उसे नेक्स्ट एज पे वहाँ पे हम पहुंच जाते हैं, तो छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन है वहाँ पे हम ब्रेक कर जाएंगे। वरना बुलियन एक फ्लैग यहाँ पे लेके चल रहा है, आपने साइज के आई की वैल्यू को हम जीरो रखते हैं, अपनी साइज से जो भी आपका प्रीफिक्स का साइज है उसके हिसाब से चलते हैं, और अपने प्रीफिक्स को यहाँ पे मैच करते हैं कि यार जो मेरा पाथ आया वो प्रीफिक्स के इक्वल ना हो जाए, तो हम वो सारी चीजें यहाँ पे वही हमारी कंस्ट्रेंट्स वगैरह जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर ये सारी चीज हमारे पास लाइक हमारा वो चीज ओके ओके नहीं होती है फ्लैग हमारा, या फिर हमारा हम यू पर ही दोबारा से हमारा यू सही नहीं होता है वहाँ पे, मतलब कि आपका स्टार्टिंग एज जो हमारे पास है, तो हम वहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे। नहीं तो हम अपने वी को लेंगे जो भी हमारे नेक्स्ट पाथ होगा उस प्रीफिक्स साइज +1 के पाथ से हम अपने नेक्स्ट पाथ को वो लेके आएंगे। सीधी सी बात वही, क्योंकि यार मेरे पास पूरा प्रीफिक्स था उसमें से हमारे पास नेक्स्ट पाथ यहाँ से आ रहा है, जो हमारी नेक्स्ट वी की वैल्यू है यहाँ से आ रही है, तो वो सारी चीजें मैच कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका पाथ आएगा उसमें भी वो प्रीफिक्स की वैल्यू ऑलरेडी आएगी, तो वो नेक्स्ट वी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वो प्रीफिक्स की मदद हम वहां पे इसलिए कर रहे हैं, आई होप आपको वो क्लियर हो रही होगी। और अगर हमें एक पाथ ऐसा मिल जाता है कि यार मेरे पास कुछ प्रीफिक्स था एंड यू और वी मेरे पास कुछ मिल जाता है एंड यहाँ पे मेरे पास है, तो एक यू से वी में मेरे पास एक पाथ एग्जिस्ट करता है, वो हमें यहाँ से पता लग जाता है, तो हमने एजेस में उसे ऐड कर दिया। बाकी जो भी उसका साइज होगा, अगर हम विजिटेड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो साइज आपका क्या हुआ, डीपी ऑफ वी हुआ, एस ऑफ वी जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे, आपका न्यू प्रीफिक्स हम बनाएंगे, जो भी आपका प्रीफिक्स था उसमें यू को पुश कर देंगे, तो आपके पास न्यू प्रीफिक्स की वैल्यू आ जाएगी, और फिर से हम डीएफएस लगा देंगे वी करंट और न्यू प्रीफिक्स और 1 प्लस करके अपनी वही चीजें कर देंगे, काउंट को +1 कर देंगे, और आपका जो करंट है उसे प्लस इक्वल्स टू साइज कर देंगे। करंट क्या था, जो आपकी केथ वैल्यू को, जो आपके लेक्सिकोग्राफिकल पाथ की केथ वैल्यू था, ith वैल्यू को था, उसे पॉइंट कर रहा था, तो हम उसे जंप करा देंगे वी वर्टिसेस, बिकॉज हम उसके सारे ट्रैवल्स कर चुके हैं ऑलरेडी। वैसे ट्रू मार्क करेंगे, डीपी ऑफ यू को चेंज करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने काउंट को, सिंपल चीज़ है, सॉल्व फंक्शन को कॉल करेंगे, अपने डीपी वैल्यू सारी इनिशियलाइज करेंगे। दिस इज बेसिक स्टफ, ये आपको सब पता है। डीएफएस हम कब कॉल करेंगे, जो हमारे ऑलरेडी विजिटेड नहीं है। बाकी अपने जो हमारा फाइनल आंसर है उसे प्रिंट कर देंगे। फ्लैश करना यहाँ पे जरूरी होता है इंटरेक्टिव प्रॉब्लम से, मेन फंक्शन पास इनपुट आउटपुट हमने यूज किया, टी टेस्ट केसेस और सॉल्व किया सारे टेस्ट केसेस के लिए। एंड आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सिंपल एक प्रॉब्लम हमारे पास डीपी ऑन डीएजी की है। आप डीपी ऑन डीएजी आप और डिटेल में देखना चाहते हो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। बाकी इस पूरी प्रॉब्लम को समझाने की जितनी मेरी कोशिश हो सकती थी मैंने आपको करने की कोशिश की है। एंड आप अपनी नेक्स्ट जो आपकी एफ प्रॉब्लम है उसके साथ आप आगे आप स्टार्ट कर सकते हो। सो इस प्रॉब्लम के लिए बस इतना ही था हमारे पास। सो अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर एफ से, और इसके बाद ये लास्ट हमारी प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम इज एफ डबल ब्रैकेट सीक्वेंस। सो गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ इवन लेंथ, एक इवन लेंथ की हमें यहाँ पे स्ट्रिंग दी गई है एस, कंसिस्टिंग ऑफ द कैरेक्टर्स, these are the characters which are brackets of two types, round and square। इस तरह का आपको ब्रैकेट्स के कैरेक्टर से ये कंसिस्टिंग होगी, मतलब जो हमारी स्ट्रिंग एस है उसमें 4 टाइप्स के हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे। आपके पास राउंड टाइप के ब्रैकेट्स होंगे, क्लोज आपके स्क्वायर टाइप्स के ब्रैकेट्स होंगे। So we call a string T beautiful if it satisfies two conditions simultaneously. The subsequences of all round brackets forms a correct bracket sequence, and the subsequences of all square brackets forms a correct bracket sequence.
तो सीधी सी बात, एक ये हमारे पास दिया गया है कि एक कोई भी हमारे पास जो स्ट्रिंग है, एक टी स्ट्रिंग जो होती है, उसे हम ब्यूटीफुल कब बोलते हैं कि उसके अंदर जो भी हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स के जितने भी हमारे पास सब सीक्वेंस है, वो एक करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस बनाए, और जो आपका क्लोज ब्रैकेट वाले हैं, आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले, सॉरी, वो भी आपका एक करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस बनाए। करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस आई होप आपको पता ही होगा कि हर एक ओपन ब्रैकेट के लिए आपके पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए। दैट्स द सिंपल डेफिनेशन फॉर द करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस। जैसे कि यहाँ पर भी हमें एक एग्जांपल में स्ट्रिंग दी गई है, अगर आप इसका ब्यूटीफुल सब सीक्वेंसेस निकालते हो, मतलब कि इसमें से सारे राउंड वाले जो आपके ब्रैकेट्स हैं उन्हें हम निकाल लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे तो एक करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस है। हर एक क्लोजिंग का एक आपके पास ओपनिंग का क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे पास आता है। एंड अगर आप अपने स्क्वायर वाले का भी देखते हो, तो वो भी एक करेक्ट सब सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पे बना के लाता है। सो यू लाइक टू टर्न एस इनटू एनी ब्यूटीफुल स्ट्रिंग। जो हमारे पास गिवन स्ट्रिंग एस है, हमें उसे चेंज करना है किसी भी ब्यूटीफुल स्ट्रिंग टी में। यू कैन चेंज द कैरेक्टर्स इन वन ऑपरेशन। यू कैन चूज अ पोजिशन आई सच दैट आई इज 1 to n and then change the character si to any round or square bracket। हमें सीधी सी बात है, जो आपके पास कोई भी एक स्ट्रिंग एस है, उसे एक स्ट्रिंग टी में हमें कन्वर्ट करना है। टी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब हम समझ ही चुके हैं कि यार जो भी हमारे पास सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे राउंड वाले ब्रैकेट्स के और आपके स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स के, वो करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस हमारे बन के आनी चाहिए वहाँ पे। तो इस चीज को अचीव करने के लिए हम यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्या वो ऑपरेशन है कि हम एस ऑफ आई, मतलब कि किसी भी ith कैरेक्टर को अपनी स्ट्रिंग एस में से चूज करेंगे, और उसे किसी भी, या तो हम ओपनिंग राउंड ब्रैकेट, क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इन चार में से किसी भी कैरेक्टर में उसे चेंज कर सकते हैं। सो हमसे पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म एस इनटू एनी ब्यूटीफुल स्ट्रिंग। किसी भी ब्यूटीफुल स्ट्रिंग में हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे वो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि हमें किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग में उसे कन्वर्ट करना है। हमें बस ये बताना है कि मिनिमम ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई होगी, आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। एंड करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस का मतलब आपको पता ही होगा आई होप। एंड बाकी यार इनपुट हमारे पास वही है, टी टेस्ट केसेस है आपके पास 10⁵ तक, एन की वैल्यू हमारी 2 से 10⁵ तक है, एंड सारे कैरेक्टर्स आपके इस तरीके से, बस ये चार कैरेक्टर्स ही हमारे स्ट्रिंग में होने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो देखना ही पड़ेगा। ओ ऑफ एन वाले हम यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑप्टिमल हमारे पास काम करके लाएगा। बाकी यार अगर हम एक और टेस्ट केस की बात करें, हम इस वाले टेस्ट केस की बात करें, जहाँ पर हमारे पास कुछ स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से हमारे पास दी गई है, तो इसे करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम इन दोनों को चुन लें, एंड आप इस तरीके के स्ट्रिंग बना दें। तो हमारे पास कितने हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमने दो ऑपरेशन परफॉर्म किए, कि हमने इस वाले क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट को चेंज कर दिया क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट में, और इस वाले क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट को सिमिलरली हमने क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर दिया। सिंपल, आप कुछ भी कर सकते थे। यहाँ पर आप क्लोजिंग वालों को आप ओपन कर देते, इस तरीके से हमारे पास हो सकती थी। तो मिनिमम ऑपरेशन हमारे पास दो ही होंगे, दो से कम यहाँ पे ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाले जा सकता है। क्या हमारा इंट्यूशन होना चाहिए, क्या हमारी मतलब थिंकिंग होनी चाहिए कि यार कैसे मैं सोच सकता हूँ इस प्रॉब्लम में। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं यार। सबसे पहली चीज हमारे पास जो आती है वो यही है, करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस। हमारे पास क्या है, करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस। और करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है कि यार मेरे पास हर ओपनिंग का एक क्लोजिंग मेरे पास इस तरीके से होना चाहिए। और क्योंकि यार जो मेरे पास राउंड है, एंड फॉर एग्जांपल इस तरीके से, मतलब कि जो मेरे पास राउंड वाले ब्रैकेट्स है और मेरे पास जो स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स है, वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है। हम इन दोनों को अलग अलग सब सीक्वेंसेस में देख सकते हैं। अब जब करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस को फाइंड आउट करने का जो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका होता है, वो वही होता है कि यार हम स्टैक की मदद ले लें। किस तरीके से, मतलब कि जब हम स्टैक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस वाला प्रॉब्लम हमारे पास सबसे पहले आता है। क्या होता है वो कि यार फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह का आपके पास ब्रैकेट सीक्वेंस है। अब आपको यहाँ पे हमारे पास वहाँ पे प्रॉब्लम किस तरह की आती है कि यार मैं मिनिमम कितने यहाँ से कैरेक्टर्स को रिमूव कर दूं कि मेरा ये करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस बन जाए। तो आप क्या इसे स्टैक में डालते हो, एंड उस तरीके से आप क्या है ये सारी चीजों को देखते चलते हो। जब भी आपके पास करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस होता है तो आप पॉप कर देते हो, तो जो भी लास्ट में स्टैक का साइज होता है उसके हिसाब से आपको ये पता लग जाता है कि यार ये जो पर्टिकुलर मेरे पास कैरेक्टर है ये यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे मतलब कि एक तरह से सही कैरेक्टर मेरे पास यहाँ पे नहीं है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे ध्यान में देंगे कि यार पहली चीज, क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी है, इसको यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे
और हम किसी तरीके से ये फाइंड आउट करेंगे कि यार जो मेरे पास इस तरह के मेरे पास जो कैरेक्टर्स है, जो प्रॉब्लमैटिक मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर्स है, उनके साथ में मेरा बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए कि मैं एक करेक्ट सॉल्यूशन तक जा सकूँ, एक मिनिमम सॉल्यूशन तक जा सकूँ। पहली चीज हमें एक समझ में आती है कि यार अगर मैं यहाँ पे नेटिव सीक्वेंसेस को देखूं, नेटिव सीक्वेंसेस मेरे कौन से जो ऑलरेडी करेक्ट है, जो मेरे पास ऑलरेडी करेक्ट सीक्वेंसेस है, मतलब कि मैंने एक स्टैक की मदद ली, मैंने एक स्टैक की मदद में मैंने राउंड वाले सीक्वेंसेस का एक अलग स्टैक बनाया। मैंने एक फॉर एग्जांपल इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक मैंने स्क्वायर वाले जो मेरे पास ब्रैकेट्स है, मैंने उनका एक और वही स्टैक वाला यहाँ पे काम किया। और ये दोनों काम करने के बाद जो भी मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर्स थे जो ऑलरेडी मैच्ड हो गए थे, हम उन्हें यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे। ऑलरेडी मैच्ड जो थे मेरे पास, उन्हें हम यहाँ पे मतलब कि उन्हें टच नहीं करेंगे, क्योंकि यार वो तो ऑलरेडी मैच्ड है ही। तो हम उन्हें टच करके अपने मैक्स नंबर ऑफ जो ऑपरेशन है उन्हें क्यों बढ़ाना चाहते हैं, हम तो नंबर ऑफ ऑपरेशन को मिनिमम रखना चाहते हैं, जितने मिनिमम से मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म करके ये सारी चीज कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास यार एक चीज हम यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन ये वाली हो सकती है कि यार मैं किसी तरीके से ये काउंट कर लूँ कि मैं कितने कैरेक्टर्स को एज इट इज रखना चाहता हूँ, कि यार मैं इन्हें चेंज नहीं करूंगा। क्योंकि चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैलकुलेट करना, तो हम वही एक रिवर्स थिंकिंग से यहाँ पे सोच सकते हैं कि यार मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मैं कितने मैक्सिमम है कि उन्हें कीप कर लूँ। तो पहली चीज हमारे पास यही आ जाती है कि यार जो मेरे पास कीप है, मतलब मेरा आंसर तो यही हो जाएगा, एन माइनस कीप से मेरा आंसर आ जाएगा कि यार जो भी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मेरे पास कैरेक्टर्स थे उनमें से मैंने कितने कीप करे, जितने मैंने पास रखे, और इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास वो ऑपरेशंस आ जाएंगे कि हमें कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे अपने करेक्ट जो टी वाला ब्यूटीफुल सीक्वेंस है उसमें जाने के लिए। तो मुझे किसी तरीके से ये जो नंबर है इसे मिनिमाइज करना है, मतलब कि जो मेरा कीप वाली प्रॉपर्टी है उसे मुझे इंक्रीज करना है, जितना ज्यादा मैं इंक्रीज कर सकूं, क्योंकि एन तो मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट ही है। तो कितने कैरेक्टर्स को मैं यहाँ पे कीप कर सकता हूँ उन्हें मैं सबसे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर कीप वाले की बात करें तो यार हमने स्टैक में यहाँ पे देख लिया, स्टैक में दो तरह के हमारे पास यहाँ पे एक तरह से कैरेक्टर्स बच रहे हैं। पहला मेरे पास किस तरह का कैरेक्टर बच रहा है, आप आई एम नॉट श्योर अबाउट द टर्मिनोलॉजी अबाउट दिस, हम कि यार मेरे पास ओरिजिनल कैरेक्टर्स कितने हैं जो ऑलरेडी मैच्ड है, या फिर हम इन्हें ऑलरेडी मैच्ड कैरेक्टर्स बोल सकते हैं कि यार ये जो मेरे पास ऑलरेडी मैच कैरेक्टर्स है इन्हें मैं नहीं छेड़ूंगा, इन्हें मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे कीप में देखूँ तो ये क्या है, टू टाइम्स अपना परफॉर्मेंस देंगे, मतलब कि मेरे पास क्योंकि एक पेयर यहाँ से पूरा का पूरा रिमूव हो जा रहा है। तो जितने भी मेरे पास ये ओरिजिनल कैरेक्टर्स होंगे उन्हें टू टाइम्स में करके वहां से उन्हें रिमूव कर दूंगा कि यार ये तो मेरे पास नेटिव पेयर्स है। एक तरह से मैं यहाँ पे पेयर को कैलकुलेट कर रहा हूँ और हर पेयर दो कैरेक्टर्स हमारे पास दे रहा है कि इन कैरेक्टर्स को मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है। और जो मेरे पास बचे हम उन्हें क्या लेफ्ट ओवर्स बोल सकते हैं। जैसे कि ऊपर वाले स्टैक में मैंने आपको बताया था, ये वाला जो मेरे पास कैरेक्टर है ये मेरे पास एक लेफ्ट ओवर कैरेक्टर है। अब मुझे इसका काम देखना है कि यार मेरे पास जो लेफ्ट ओवर कैरेक्टर्स है उन्हें मैं किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकूं कि ये जो मेरे पास ऑपरेशन है ये मिनिमाइज हो सके। अब यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर कैरेक्टर्स है यार, अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास चार ही तरह के कैरेक्टर्स है। आपके पास ओपनिंग राउंड ब्रैकेट है, क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट है, एंड आपके पास क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट है, लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स है। इस तरीके से हमारे पास ब्रैकेट्स है और लेफ्ट ओवर्स भी आपके पास इसी तरीके से आएंगे। अब इन्हें हम किस तरीके से मैच करवा सकते हैं जिससे कि हमारे ऑपरेशन मिनिमाइज हो सके। तो यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं, मेरे पास ओपन कैरेक्टर्स कितने हैं, आपके पास ओपन ये हुए, एंड अगर मेरे पास क्लोज क्या हुए, ये मेरे पास क्या हुए क्लोज हुए, तो मैं इन्हें काउंट कर लेता हूँ यार, इनके पेयर्स बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यार एक करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस जो मेरे पास होता है, एक करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस, उसमें मुझे पेयर्स की मदद चाहिए, उन्हें मेरे उसमें मुझे चाहिए पेयर्स कि मैं किस तरीके से पेयर्स बना सकूं। तो क्योंकि मेरे पास ये चार तरह के कैरेक्टर्स है, मतलब कि या तो मेरे पास एक ओपन है या फिर मेरे पास क्लोज है, यही मेरे पास दो तरह के कैरेक्टर्स हैं। तो मेरे पास कितने पेयर्स, कितने तरह के पेयर्स यहाँ पे बन सकते हैं, तो सीधी सी बात है मेरे पास चार तरह के पेयर्स बन सकते हैं। सीधी सी बात है कि मेरे पास चार तरह के केसेस बन सकते हैं। अब किस तरह के मेरे पास केसेस बनेंगे मैं उन्हें देखने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। फर्स्ट आपके पास हुआ ओपन ओपन, सेकंड क्लोज क्लोज आपके पास हो जाएगा, थर्ड आपके पास ओपन क्लोज हो जाएगा, एंड फोर्थ आपके पास क्लोज और ओपन हो जाएगा। ये चार ऑपरेशंस हमारे पास होंगे, मतलब कि अगर मैं पेयर बनाने की बात करूंगा जो मेरे पास लेफ्ट ओवर कैरेक्टर्स बचेंगे वो इन्हीं इन्हीं तरह के मेरे पास पेयर्स में बनेंगे बचेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि यार मुझे कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर मैं ओपन ओपन की बात करूँ तो मेरे पास क्या क्या केसेस हो सकते हैं, हो सकता है मेरे पास इस तरह का हो या फिर मेरे पास इस तरह का हो। अब इसे करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितना ऑपरेशन करना है, मैं इसमें से एक को लूंगा और इसे क्लोज में बना दूंगा, मैं इसे लूंगा और इसे मैं क्लोज में बना दूंगा। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि यार मुझे सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा।
ठीक है, हमें मतलब कि इसे मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करके इस ब्रैकेट सीक्वेंस को एक करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से हम वो कीप कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें कितने कीप करने हैं। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि कोई भी सीक्वेंस है तो मुझे एक कीप करना है, एक पे मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास क्लोज क्लोज होते हैं, क्लोज क्लोज भी आपके पास इस तरह के ही होंगे, तो आप फर्स्ट वाले को लेके और उसे ओपन बना दोगे इस तरीके से, तो वहां पर भी आपको क्या है, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा। थर्ड मेरे पास होता है कि यार मेरे पास ओपन और क्लोज है, मेरे पास ओपन एंड क्लोज हो सकता है, ये वाला हो आपके पास, या फिर ओपन एंड क्लोज आपके पास इस तरीके से मिस मैच वाली कंडीशन से हमारे पास होंगी। तो इस वाले केस में आप क्या कर सकते हो यार, आप किसी को भी उठा के चेंज कर सकते हो। मतलब कि अगर मेरे पास फर्स्ट वाला एग्जांपल है, मैं इसे क्लोज कर सकता, मतलब इसे ओपन कर सकता हूँ, या फिर आप इस वाले को करके ओपन कर दोगे, तो मतलब कुछ भी आप कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा। तो ठीक है यार, ये तीन केसेस तो हमें सिंपली समझ में आते हैं कि यार एक ऑपरेशन परफॉर्म करके ये तीनों केसेस में हैंडल कर सकता हूँ। पर एक जो प्रॉब्लमैटिक केस हमारे पास होगा वो ये होगा कि यार मेरे पास क्लोज है और फिर ओपन है। अब क्लोज मेरे पास पहले आ रहा है, मतलब कि किस तरीके से मेरे पास क्लोज आ रहा है। आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट्स कौन कौन से हैं? आपके पास एक तो ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट है, एंड ओपन मेरे पास इस तरीके से हो सकता है, या फिर आपके पास क्लोजिंग एंड ओपन इस तरीके से हो सकता है। मतलब कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास यहाँ पे हो सकता है, बहुत सारे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगी। एग्जाम्पल समझने के लिए हमारे पास इतनी ज़रूरत ही है, हमारे पास मतलब इतनी की ज़रूरत है। अब आप यहाँ पे देखो, तो आप कुछ भी चीज़ कर लो, आपको यहाँ पे दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे इस तरीके से ओपन बना देता हूँ, तो भी मेरे पास ओपन ओपन हुआ, मुझे इसे भी चेंज करके क्लोज करना ही पड़ेगा। मैं इसे ओपन कर सकता हूँ तो मुझे इसे भी क्लोज करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आती है कि यार मुझे इस केस में दो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने तो पड़ेंगे। तो एक चीज हमें यहाँ से क्लियर हुई कि यार जो मेरे नेटिव वाले, जो मेरे पास ओरिजिनल मैच थे, मैच वालों में मुझे कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करने, तो मेरे कीप का काउंट मैं वहां से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर कि हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अपने जो कितने हम कीप कर सकते हैं उनका काउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जो मेरे लेफ्ट ओवर्स थे, वो लेफ्ट ओवर्स में मैंने केसेस देखे यार, मेरे पास मिनिमम एक तो आएगा ही आएगा, एक ऑपरेशन तो मुझे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। पर यहाँ पर एक बैड पेयर मेरे पास है। बैक पेयर किस तरह का है कि मेरे पास जो क्लोज है वो पहले आए और ओपन जो है वो मेरे पास बाद में आए। तो वहां पे मुझे दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, वरना मेरे पास मतलब वहां पे और कोई चांस मेरे पास वहां पे नहीं बनती है। तो लेफ्ट ओवर्स में मुझे ये जो बैड वाला पेयर है, अब इसे कैलकुलेट करना है कि यार मेरे पास कितने बैड पेयर्स हो सकते हैं। तो मतलब अभी यहाँ पे बस इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास रह जाती है कि यार मैं इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करूंगा, इस वाली पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, इन चीजों को कैलकुलेट कैसे करूंगा। तो पहले वाला जो हमारा स्टैक वाला काम है वो करने के बाद हमारे पास लेफ्ट ओवर्स बच जाएंगे। लेफ्ट ओवर्स हमें अपने एक सीक्वेंस या स्टैक में किसी में स्टोर कर लेंगे, मैं आपको कोड में दिखा दूंगा। एक ग्रीडी वाला अप्रोच ही हम यहाँ पे यूज कर लो और काफी प्रॉब्लम सिंपल हो जाती है। एंड आई होप आपको समझ में आ रही है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है इसीलिए इतने सारे केसेस भी हमारे पास बनते हैं, और अभी तक आपको समझ में आ भी गई होगी प्रॉब्लम। तो अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके खुद से कर सकते हो, बाकी मैं आपको एंड तक सॉल्यूशन के बताऊंगा। सो आई इतना हमारे पास क्लियर हुआ कि यार एक एक ऑपरेशन हमारे पास हुआ, पर ये बैड पेयर वाला हमें दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो अगर आप यहाँ में इन पे मैं कैलकुलेट करूँ कि यार मेरे पास टोटल लेफ्ट ओवर पेयर्स कितने हैं, तो आपके पास टोटल लेफ्ट ओवर पेयर्स कितने हैं कि मेरे पास जितने भी ओपन पेयर्स थे प्लस जितने भी मेरे पास क्लोज पेयर्स थे। अब इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे पैरिटी की मदद से, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में पैरिटी ज्यादातर आई जाती है हमारे पास, पैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सो पैरिटी का यहाँ पे किस तरीके से यूज करेंगे कि यार जो मेरे पास ये टोटल पेयर्स आए, टीपी से मैं बता रहा हूँ, मैंने इन्हें बाय टू किया। और मतलब कि यहाँ से अगर ये जो मेरे पास नंबर है, ये मेरे पास अगर इवन नंबर आ जाता है, टोटल पेयर्स मेरे पास इवन नंबर ऑफ है, तो मैं यहाँ पे क्या है, इक्वल पेयर्स बना सकता हूँ। इक्वल पेयर्स किस तरीके से कि यार जितने मेरे पास ओपन पेयर्स थे उतने ही मेरे पास क्या है, क्लोज पेयर्स हैं। ये मेरे पास जो नंबर है टोटल पेयर्स वाला, जो मेरे पास नंबर है, ये मेरे पास इवन नंबर आ जाता है। मतलब जितने मेरे ओपन पेयर्स है उतने मेरे क्लोज पेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इतने मेरे पास ओपन पेयर्स हैं एंड इतने मेरे पास क्या क्लोज पेयर्स है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं ओपन ओपन और क्लोज क्लोज वाले यहाँ पे पेयर्स बना सकता हूँ। जो हमने यहाँ पे टेस्ट केस देखा भी था, ओपन ओपन और क्लोज क्लोज वाले, इन्हें एक पेयर बना सकता हूँ। इस तरीके से इन्हें मैं क्या अरेंज कर सकता हूँ और इसमें मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा।
तो यहाँ पर हमारे पास जो वो बैड पेयर वाली जो सिचुएशन है वो यहाँ पे कभी भी नहीं आएगी। बैड पेयर मेरे पास यहाँ पे जीरो हो जाएगा, एक भी बैड पेयर मेरे पास नहीं आएगा अगर मेरे पास टोटल पेयर्स जो है वो इवन हो जाते हैं। किस तरीके से हो जाते हैं वो मैंने आपको बताया, इक्वल पेयर्स हमारे पास आए, ओपन जो मेरे पास ब्रैकेट्स है, क्लोज ब्रैकेट्स है, उन्हें मैं एक साथ मिला दूंगा और उन्हें पेयर्स कर दूंगा, ओपन ओपन एक साथ हो जाएंगे, क्लोज क्लोज एक साथ हो जाएंगे। उन्हें चेंज करने के लिए एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, एक हम एज इट इज कीप करेंगे, हम कीप ही कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर पर ये वाला अगर मेरे पास नंबर जो है वो ऑड हो जाता है, ऑड हो जाता है तो हम ये वाला काम तो कर ही देंगे, ओपन ओपन और क्लोज क्लोज वाला, पर मेरे पास वहां पे एक पेयर ऐसा रह ही जाएगा, मतलब कि एक पेयर का मतलब वन क्लोज एंड वन ओपन, मेरे पास ये एक रह ही जाएंगे, ये दोनों नंबर मेरे पास रह जाएंगे जो अनमैच्ड है मेरे पास, जिन्हें मैं मैच नहीं कर पाया हूँ। या तो मेरे पास एक ओपन रह गया या मेरे पास एक क्लोज रह गया, क्योंकि ये जो मेरे पास नंबर था ये ऑड आया है। जितने भी मेरे पास इवन नंबर्स है उन्हें तो मैंने पेयर बना के, इक्वल पेयर्स बना के वन ऑपरेशन में खत्म कर दिया, पर यहाँ पर अब मेरे पास क्या है, बैड पेयर आएगा। पर बैड पेयर यहाँ पर भी हमारे पास नहीं आएगा, यहाँ पर भी हमें एक चीज चेक करनी पड़ेगी, किस तरीके से हमारा जो बैड पेयर था, वो जो बैक पेयर था मेरे पास वो कब आता था कि यार मेरे पास जो आपका क्लोज है वो पहले आए ओपन से। तो हम बस यही चेक कर लेंगे कि यार आपका जितने भी मेरे पास क्लोज और पे ओपन के इंडेक्सेस को मैं यहाँ पे स्टोर कर लूंगा, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए हम उनके इंडेक्सेस को स्टोर कर लेंगे। एंड इफ लाइक लास्ट ऑफ क्लोज is less than like first of one, first of open, then this is forced। अगर इस तरीके से होता है कि मतलब मेरे पास सारे जो क्लोज है वो पहले आ चुके हैं और जो भी मेरा ओपन है वो अब स्टार्ट हुआ है, मतलब इस तरीके से मेरे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, बीच में हमारे पास इक्वल वगैरह भी हो रहे होंगे, वो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर हमारे पास ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आ जाती है कि मेरा जो लास्ट है क्लोज का वो मेरे फर्स्ट से पहले आ जाता है, तो यहाँ पे मेरे पास एक बैड पेयर मेरे पास आ जाता है और इस बैड पेयर को मुझे अपने फाइनल सॉल्यूशन में अकाउंट करना पड़ेगा। एंड दैट्स इट, एंड दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और यहाँ से हम कीप को कैलकुलेट कर पाएंगे कि यार ये जो मेरा बैड पेयर था इसे भी अकाउंट कर लीजिए आप अपने फाइनल सॉल्यूशन में। एंड दैट्स इट, बस इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा बैड पेयर्स का ये जो कॉन्फ़िगरेशन था, हमने ग्रीडीली कैसे केसेस हम बनाते चले गए, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने की मेरी कोशिश है जिससे कि आपके सामने अगर ये कॉन्टेस्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप खुद से सॉल्व कर पाए। बाकी मैंने अभी इसकी सी लिस्ट वगैरह पे अगर रेटिंग देखी है तो एक 2400 हमारे पास ये रेटेड जा रही है, पता नहीं इसी के अराउंड हमारे पास ये प्रॉब्लम रहने वाली है। लास्ट प्रॉब्लम है डिवीजन टू की, तो अच्छी प्रॉब्लम है ही हमारे पास। ग्रीडी प्रॉब्लम है, ग्रीडी में किस तरीके से सोचा जाता है, होप मैं आपको वो सारी चीजें बता पाया हूँ। एंड बाकी अगर यार आप ग्रीडी को स्क्रैच से सीखना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहां से देख सकते हो। ग्रीडी के मैंने बहुत सारे आपको वहाँ पे केसेस बताए हुए, किस तरीके से हमें सोचना चाहिए, थिंकिंग हमारी होनी चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया। अगेन 2200 रेटेड प्रॉब्लम्स मैं ऑलरेडी वहाँ पे कवर करा चुका हूँ, वहाँ से देख सकते हो, समझ सकते हो कैसा हमारी सोचने की चीजें होनी चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम है ये वाली जो है ये भी उसमें क्या है, काफी अच्छा एडिशन हमारे पास वहाँ पे आता है। एक बार मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ, आप एक बार पॉज करके भी आप खुद से कोड भी देख सकते हो, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। मैं थोड़ा फास्टली यहाँ पे समझाऊंगा, आई होप आप समझ पाएंगे। सी प्लस प्लस में कोड है, जावा पाइथन आप इजी फॉलो कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट हेडर्स वगैरह हमारे पास आता है, सॉल्व फंक्शन हमने कॉल किया, एन हमने रीड किया, स्ट्रिंग हमने रीड की। एंड उसके बाद ये मेरा एक स्टैक की तरह हम यहाँ पे यूज करेंगे, आपके पास स्टैक आ जाता है ए और बी, जहाँ पे हम इंडेक्सेस को यूज करेंगे। बूलियन यूज हमारा वो है कि हमने कौन कौन से टेक्सेस को यूज कर लिया, पी जीरो ये वाला हमने काम किया है अपने नेटिव राउंड ब्रैकेट्स को चूज करने के लिए। सिंपल स्टैक का ऑपरेशन है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, हम बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं। एंड सिमिलरली आप राउंड ब्रैकेट्स के लिए हमने यही वाला काम किया। एंड उसके बाद हमने आपके जो लेफ्ट ओवर्स थे, जो हमने हमारे पास जो लेफ्ट ओवर्स बच गए थे, उन लेफ्ट ओवर्स को हमने क्या है आपने दोनों स्टैक्स में इन्हें पुश कर लिया। आपके पास ओपन का स्टैक था, आपके पास क्लोज का स्टैक था, जिससे कि उनके इंडेक्सेस को हमने यहाँ पे पुश किया है, वो ही अपने बैक पेयर को काउंट करने के लिए कि जो आपका क्लोज का लास्ट पेयर है वो पहले आए, इस तरह की यहाँ पर हमने चीज की है। उसके बाद बैक पेयर अभी जीरो हमारे पास, नंबर ऑफ क्लोज हमारे पास सी के साइड से आ जाता है, नंबर ऑफ ओपन हमारा ओ के साइड से आ जाता है। अगर हमारा नंबर ऑफ क्लोज एंड वन, मतलब कि अगर हमारे पास ये जो नंबर है ये ऑड हो जाता है, पैरिटी वाली चीज जो मैंने आपको बताई, सो बैक पे हमारा वन हो जाता है अगर दोनों एम्प्टी है। वरना हमने चेक किया कि फर्स्ट ऑफ ओपन एंड लास्ट ऑफ क्लोज, अगर फर्स्ट ऑफ ओपन इज लेस देन लास्ट ऑफ क्लोज तो बैक पेयर जीरो, वरना हमारे पास बैक पेयर क्या है वन हो जाता है। उसके हिसाब से हमने टोटल अपने जो लेफ्ट ओवर्स थे वो हमने कैलकुलेट किया, आपका गुड पेयर्स
कौन सा आ गया हमारे पास टोटल में से, टोटल बाय टू किया हमने, एंड माइनस बैड पेयर हमने कर दिया, जो हमारा एक बैड पेयर आया था उसे भी हमने माइनस किया। कीप में हमने क्या करा, पी टाइम्स टू, पी आपके पास कौन से, जो आपके पास ओरिजिनल हमारे पास पेयर्स आ रहे थे। अब क्योंकि हमने पेयर्स काउंट किया, पर हमें यहाँ पे कीप में कैरेक्टर्स को काउंट कर दे, कितने कैरेक्टर्स को हमने अनचेंज रखा है, तो पी को हमने टाइम्स टू किया है, बाकी गुड पेयर्स हमने एज इट इज रखा, और एन माइनस कीप करके हम अपने फाइनल सॉल्यूशन को यहाँ पे दे देते हैं। एंड बाकी यार मेन फंक्शन आप देख सकते हो, फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज किया, टी की वैल्यू हमने रीड की, एंड जब तक भी टी की माइनस माइनस हमने किया, सॉल्व फंक्शन को यहाँ से कॉल किया, रिटर्न किया लास्ट में जीरो। एंड दैट्स इट। लाइक आपको आई होप समझ में आया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ ऑफ एन है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी फिलहाल ओ ऑफ एन है। एक ओ ऑफ वन वाला सॉल्यूशन भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, स्टैक को रिमूव करके वो वाली चीज भी कर सकते हो। अगर आपको आप चाहते हो तो आप मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको कोड शेयर कर दूंगा। बाकी मेरा तो रिकमेंडेशन यही होगा, आप खुद से उसे ट्राई करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओ ऑफ वन वाला भी यहाँ पे सॉल्यूशन आ सकता है। एंड बाकी यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट के लिए मैंने आपको ए बी सी डी E1 E2 तो हमने एक ही कोड से कर लिया, बाकी एफ वाली प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम मैंने बताई लाइक ऑल केल बॉल्स एकदम लीड कोड के टर्म्स में। डिवीजन टू था हमारे पास ये, एंड आई होप आपको सारी प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ज़्यादातर चीज़ें यार मैं अपने ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूँ, आगे डालता भी रहता हूँ, सो आई विल लाइक सजेस्ट यू गाइस कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की वीडियोस और बनाता रहूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर यार आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे, आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी व्हेन यू शेयर, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।